हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताख़ीर के लिए माजरत। सो हम जल्दी से दोस्त जो हमारे यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं उनका तमहीद और उनकी तारीफ तो बेशुमार करनी बनती है, मगर मैं उनके बारे में चलें जल्दी से ये चीज़ कह सकता हूँ कि जब सवाल ये पैदा हुआ कि बार वोकेशनल कोर्स सिविल कोर्ट में कौन करवाए, और मेरे नज़दीक जितनी मैंने कमिटमेंट के साथ यहाँ पे की है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मेरे जहन के अंदर एक ही बंदा आया, ज़ीशान अहमद मलिक साहब, जिनको आप जूनियर अहमद कयूम कह सकते हैं या मुझे आप सीनियर ज़ीशान अहमद मलिक कह सकते हैं, कि जिनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन कुछ इस नौयत की है कि ही रन्स लाहौर बार का जो है कोर्स इंडिपेंडेंटली एंड डज एन आउटस्टैंडिंग जॉब डूइंग इट। एक अजीम बाप के बेटे भी हैं, बट इनको जिस तरीके से फलते फूलते और अपना ब्रांड बनाते हुए भी और अपनी कमिटमेंट टू द प्रोफेशन करने के लिए देखा है, तो नॉट ओनली इज द प्रोफेशन प्राउड ऑफ ज़ीशान मलिक साहब, बल्कि आई कैन बेसिकली, मैं हमेशा कहता हूँ, नॉट ओनली बी लाइक ज़ीशान मलिक बट बी लाइक ज़ीशान मलिक। और इसके अंदर कहना आखिर के अंदर मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि भाई का तुर्रा इम्तियाज यही है कि इस प्रोफेशन को वो वापस देते हैं और बेशुमार टाइम देते हैं, और अभी भी इनको सांस चढ़ा हुआ, इसलिए मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ। भाग के आए हैं, थोड़े से लेट हो रहे थे। सो इम्पॉर्टेंट चीज सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोफेशन के अंदर जो बंदा वापस देता है वही मेरिट वाला बंदा है, और बिकॉज प्रोफेशन इसी तरीके से बनता है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी और गिविंग बैक टू द पीपल, खासतौर पर जो यंगस्टर्स आते हैं और वो ज़ीशान बेशुमार देता है, और इसी वजह से ही इज द वन पर्सन हु वी हैव आस्क्ड फॉर द सेकेंड टाइम इस लेक्चर के अंदर वापस आने के। तो हमारी खुशकिस्मती हमारे दरमियान ज़ीशान अहमद मलिक साहब मौजूद हैं आज रेंट लॉज के ऊपर। जो टॉपिक आपके लिए इब्तिदा में कंज्यूमर लॉज का जिक्र किया था, रेंट लॉज भी एक ऐसा कानून है जो आपके हमसाये से भी आपको पता चलेगा, आपको आपके मोहल्ले के अंदर से आपको क्लाइंट इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीशान अहमद मलिक साहब से। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई और सारे पार्टिसिपेंट्स, आपका भी शुक्रिया। अहमद भाई इज़ ऑलवेज वेरी काइंड, जिस तरह वो मेरे मुतालिक अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और ये जिस तरह फरमा रहे थे कि मैं जिस तरीके से रिटर्न करता हूँ या कोशिश करता हूँ, तो मैंने भी इनको हमेशा देखा है कि ये जिस तरह प्रोफेशन इनको देता है ये भी प्रोफेशन को उसी तरह रिटर्न करती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आप सीनियर ज़ीशान हैं और मैं जूनियर अहमद का ही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज हमारा दूसरा सेशन है, एक सेशन पहले हुआ था। आप जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए, और बाकी जो कुछ अरसे से या हमारे सीनियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं लॉ की जिनकी लिटिगेशन फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के पास आने का स्कोप बाकी केसेस की निस्बत कुछ ज़्यादा होता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जी, रेंट लॉज, कंज्यूमर, फैमिली लॉज भी, बेल भी आ जाती है, बेल बिफोर अरेस्ट आ जाती है, बेल आफ्टर अरेस्ट भी आ जाती है, सिविल केसेस भी कुछ अक्सर जैसे सूट फॉर डिक्लेरेशन आ जाता है वारसान की हद तक, कि अगर डिपार्टमेंट वो लीगल एयर्स के नाम ना कर रहा हो। तो इनिशियल स्टेज पर जो लिटिगेशन है उनमें एक सबसे अहम लिटिगेशन होती है रेंट लॉज की। अब पंजाब में कौन कौन से रेंट लॉज एप्लीकेबल हैं? क्या एक ही है या एक से ज़्यादा हैं? पाकिस्तान में क्या एक है या एक से ज़्यादा हैं? इनके मुतालिक हम बात करेंगे। अच्छा, जब आप ज़माने तालिब इल्मी में थे, स्टूडेंट थे लॉ के, तो मेरा ख्याल है कि आपने रेंट लॉज तब पढ़ा होगा, अक्सरियत ने पढ़ा होगा यकीनन। मैं अभी एक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं रेंट लॉज की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने स्पेसिफिकली एक्ट ना भी पढ़ा हो तो कम से कम रेंट लॉज के मुतालिक थोड़ी बहुत नो हाउ तो उनको स्टेज पर हुई होगी। एक आपने फ्रेज अक्सर सुनी होगी, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट।
ये जब फ्रेज आपने पहली दफा सुनी या अगर आज पहली दफा सुनी है तो इसको देखकर शायद जहन में ये आता है कि वंस अ टेनेंट, कि जो एक दफा टेनेंट है इज ऑलवेज अ टेनेंट, वो तो हमेशा टेनेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक दफा किसी प्रेमिसेस में किसी को बैठा दिया जाए बतौर टेनेंट, तो फिर उसको वहां से निकाला नहीं जा सकता। वो तो फिर हमेशा भाई आ गया है, वो मुसल्लत बन होकर आप पर बैठ गया बतौर टेनेंट, वंस अ टेनेंट, एक दफा बैठा दिया, इज ऑलवेज अ टेनेंट। अब वो ता दमे मर्ग जो है वो बतौर टेनेंट ही रहेगा वहां पर। क्या मतलब है? क्या ये मतलब है इस फ्रेज का? क्या मतलब है इसका? मालिक नहीं बन सकता, कि वंस अ टेनेंट, एक दफा जो बतौर किराएदार बैठा था, he will always remain there as a tenant and he will never step into shoes of the लैंडलॉर्ड के। बिल्कुल यही इसका मतलब है। अच्छा, पंजाब में अगर हम रेंट लॉज की बात करें तो एक खास एनेक्टमेंट है, कौन सी है? कोई आइडिया है? रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। ये 2009 में क्या पहली दफा रेंट लॉज आए थे? इससे पहले कोई रेंट लॉज नहीं था। अच्छा, उसके 63 वो रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस था, यही था ना? और 2009 क्या उसके बाद यही आया कि इसके बीच में भी कोई एक दो आए थे? 2000 मेरे ख्याल 7 में भी एक आया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली 2009 रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट ये इस वक्त एप्लीकेबल है पंजाब में। अच्छा, जब भी किसी स्टेच्यूट को आप पढ़ते हैं, आपने बेतहाशा स्टेच्यूट्स पढ़े होंगे लॉ में भी और बाद में जब आप फील्ड में काम करना शुरू किया, जब आप लेजिस्लेटर्स का मकसद समझना चाहते हो कि आखिर ये जो स्टेच्यूट इन्होंने बनाया है, ये एनेक्टमेंट बनाई है, इसको बनाने का मकसद क्या था, ये क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई, अगर आप उस मकसद को जांचना चाहते हो तो कहाँ से देखेंगे? जिन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट पढ़ा होगा वो भी इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। जी बताइए। प्रियम्बल हमें हर स्टेच्यूट के मुतालिक बताता है कि इसको बनाने का मकसद क्या था। तो हम सबसे पहले इसका प्रियम्बल ही देखेंगे कि इसका प्रियम्बल क्या कहता है। ये रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का प्रियम्बल है जो ऑब्जेक्ट और पर्पस बताता है इसका। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट। अच्छा, व्हाट डज इट मीन एक्सपीडियंट? ये एक्सपीडियंट क्या वर्ड क्या एक्सपीडिशियसली से निकला है? एक्सपीडिशियसली कहते हैं ना कि आई वॉन्ट माई केस टू बी डिसाइडेड एक्सपीडिशियसली, क्या मतलब है इसका? मैं चाहता हूं कि मेरा केस जल्द अज जल्द फटाफट बस फाइल हो और कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक्स में, कुछ ही मंथ्स में ये डिसाइड हो जाए। अच्छा, इसकी पहली लाइन ये है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको तेजी से करवाना चाहते हैं? यही लगता यही है ना, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब है वे इट इज डिजायरेबल, इस चीज की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? टू रेगुलेट। अब रेगुलेट का क्या मकसद है? टू गवर्न। किस चीज को? रिलेशनशिप। किसके रिलेशनशिप? ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब एक प्रॉपर्टी में एक लैंडलॉर्ड है, उसका मालिक है, वो उस प्रॉपर्टी में बतौर टेनेंट किसी को बैठाता है। अब उनका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। वो किस चीज का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ? रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब हमें अगर पता नहीं है कि इनके क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, इन केस अगर कोई वायलेटिव एक्ट होता है तो क्या करना चाहिए, कौन सा लॉ है जो उसको रेगुलेट करेगा, इस चीज की जरूरत थी। तो इस चीज की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया? रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। अब रेगुलेट करने के लिए इसकी जरूरत थी, लेकिन रेगुलेट करके क्या करना था? टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स। अ मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट इन केस अगर रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एस्टेब्लिश हो चुका है और उसको गवर्न करने के लिए हमें एक लॉ चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि प्रोवाइड किया जा सके। क्या प्रोवाइड किया जा सके? मैकेनिज्म, एक तरीकेकार। किस चीज का तरीकेकार? फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स। अगर उनके दरमियान कोई किसी किस्म का क्लैश आ जाता है तो हमें उनके क्लैश को किसी ना किसी तरीके से खत्म करवाना है। उसके मैकेनिज्म के लिए ये किया गया है। अब वो बात जो मैंने पहले कही थी
इन एन एक्सपीडिशियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब ये बात आ गई, वो जो हमने शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी ना कि शायद पीछे जो एक्सपीडियंट है उसका ये मतलब है, नहीं, ये नीचे बात कही एक्सपीडिशियस कम से कम वक्त में, ताकि इनके मामला रिजॉल्व करवाए जा सके, ना सिर्फ कम से कम वक्त में बल्कि उनके अखराजात भी कम से कम हो सकें, उनको ज़्यादा खर्चा भी लिटिगेशन में ना करना पड़े। तो ये प्रेम्बल है। प्रेम्बल का क्या मकसद है? एक्सपीडिशियस या एक्सपीडियंट। इट वॉज एक्सपीडियंट क्या था? टू रेगुलेट, रेगुलेट करने के लिए। पर्पस क्या था? उनका मैकेनिज्म देना, उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस तरीके में, ये है। अच्छा, अब रेंट लॉ है, किन शख्सियात के गिर्द घूमता है देखा जाए तो? फौरी तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं तो दो ही शख्सियात हैं, एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है। तो मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लॉ इन दोनों शख्सियात को कैसे डिफाइन करता है। अब लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन है सबसे पहले 2D। लैंडलॉर्ड को उर्दू में क्या कहते हैं? मालिक मकान कह लें, मालिक दुकान कह लें, मालिक ओनर। लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ अ प्रेमिसेस and includes a person for the time being entitled or authorized to receive rent in respect of the premises। अच्छा, अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो आपको लग नहीं रहा कि ये डेफिनेशन दो हिस्सों में डिवाइड हुई है? ऐसे ही है ना? अच्छा, अक्सर सेक्शंस में स्टैट्यूट जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी किसी चीज़ को डिफाइन किया गया है, अक्सर जगहों पर मीन्स लिखा होता है और अक्सर जगहों पर इंक्लूड्स लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब इसका कोई डिफरेंस है या एक ही है? अगर आपको याद हो, हमारे एक और सेशन हुआ था इससे पहले, फाइलिंग ऑफ केस, उसमें मैंने आपके साथ ऑर्डर 6 रूल 1 प्लीडिंग्स की डेफिनेशन मैंने बयान की थी। याद है आपको उसकी क्या डेफिनेशन थी? हाँ, प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। उसका क्या मतलब था? कि सिर्फ, हाँ, शेल मीन, इसका मतलब है कि ये प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। अगर और कोई और इसके अलावा कोई चीज़ है तो सीपीसी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या वो प्लीडिंग की डेफिनेशन में फॉल करेगा? वो नहीं करेगा। अब यहाँ पर दो हिस्सों में, पहले हिस्से में मीन्स लिखा है और दूसरे हिस्से में इंक्लूड्स। अब मीन्स को देखते हैं। लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ अ प्रेमिसेस। अब इसका मतलब है कि जो भी उस प्रॉपर्टी का ओनर है वो तो लैंडलॉर्ड है ही। पहला हिस्सा तो ये है, लेकिन इसके अलावा और बात भी कर दी। दूसरी बात क्या है? इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। अब कौन सा? इसका मतलब है कि ओनर के अलावा, पहला हिस्सा है कि ओनर है, अगर ओनर है तो वो तो लैंडलॉर्ड समझा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और सर्कमस्टांसिस है कि दीगर अशखास भी लैंडलॉर्ड कहलवाए जा सकते हैं। वो कौन है? अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड टू रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेमिसेस। अब पहला पोर्शन तो क्लियर है कि मीन्स ओनर, ओनर तो होता ही है। अब ये दूसरे पोर्शन में कहा कि हु इज फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड। ये एंटाइटलमेंट और ऑथराइजेशन, इसमें क्या फर्क है, या इसमें कौन से अशखास फॉल कर सकते हैं लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एंटाइटल्ड में आएगा या ऑथराइजेशन में आएगा? ये ऑथराइजेशन में आएगा। हो सकता है आप में से इन्होंने कन्विंसिंग या वसीका नवीसी अपने ऑफिस में की हो, आपने जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर डिजाइन किया हो, उसमें हो सकता है कि एक क्लॉज आपने ये भी डाली हो कि ही इज ऑथराइज्ड टू रिसीव रेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये ऑथराइजेशन है। तो एंटाइटलमेंट क्या हुई? फैमिली मेंबर्स, लेकिन कब? अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि एंटाइटलमेंट के लिए भी ऑथराइजेशन जरूरी है। यहां पर एंड नहीं लिखा, यहां पर लिखा और ऑथराइजेशन। देखिए, जब अब मैंने जिस तरह कहा ना कि स्टैट्यूट को पढ़ते हुए वर्ड्स जैसे मीन इंक्लूड का फर्क आ गया, और एंड लगाने से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अगर तो इसमें एंड लगाया होता तो इसका मतलब था कि ही इज एंटाइटल्ड एज वेल एज ऑथराइज्ड। अगर वो ऑथराइज्ड है तो एंटाइटलमेंट होनी भी जरूरी है।
अब एंटाइटलमेंट और ऑथराइजेशन में इस तरह से फर्क है कि ऑथराइजेशन इररेलेवेंट शख्स जिसका इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी सर्कमस्टांस में वो एंटाइटल्ड हो ही नहीं सकता, लेकिन उसको ऑथराइज किया जा सकता है। अब एक और शख्स, ही वॉज नेवर ऑथराइज्ड स्पेसिफिकली, वो हमने या इम्प्लाइडली हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में भी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ऑथराइजेशन भी रिटर्न ओरल हो सकती है। लेकिन एंटाइटलमेंट का क्या? फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ज़हन में आती हो? जॉइंट ओनरशिप हो सकती है उसमें से, वो या जॉइंट ओनरशिप तो पहले में ही आ गया, वो तो लैंडलॉर्ड हो गया। या फैमिली मेंबर है नहीं, वो दूसरा जो ओनर है वो है नहीं, उसके भी आप उसका भाई या कोई। अच्छा, अगर तो वो उस वक्त मौजूद नहीं है और उसके 10 फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो 10 के 10 चले जाते हैं, तो फिर ये तो फैसला करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन देखी जाएगी, क्योंकि अभी तो वो जिंदा है। अब मैंने वैसे हिंट दे दिया है। को ओनर, ये तो फिर पहली डेफिनेशन में आ गया, ये तो डेफिनेशन के पहले पोर्शन में आ गया। लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ अ प्रेमिसेस, तो आप खुद ही कह रहे हैं को ओनर, ही इज वन ऑफ द ओनर्स। अगर 2 ओनर्स हैं तो दोनों ही ओनर तो है ना, तो हम ऑथराइजेशन, ये इस डेफिनेशन की ऑथराइजेशन नहीं कहेंगे, हम पहले पोर्शन के हिसाब से कहेंगे कि ही इज लैंडलॉर्ड बिकॉज ही इज वन ऑफ द को ओनर्स। तो एंटाइटलमेंट, फॉर एग्जांपल, अगर लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है और प्रॉपर्टी अभी भी लैंडलॉर्ड के ही नाम है, तो ऐसे सिचुएशन में जो उसके लीगल एयर्स हैं, अब वो ऑथराइज तो नहीं थे, अगर ऑथराइज हुए भी होते तो लैंडलॉर्ड की डेथ के बाद तो वो ऑथराइजेशन होती, एग्जिस्ट करती, या खत्म हो चुकी होती? बताइए, कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी? आवाज पीछे आ रही है? एक्ट में देखते, वो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें लिख देते हैं कि ये एक्ट जो है जान शान बाद पर भी इसी तरह एप्लीकेबल होगा। हाँ। इस वजह से ऑथराइजेशन जरूरत नहीं पड़ती, उसका बेटा भी ले लेता है। उसका बेटा जो है वो रिसीव कर सकता है, तो ही इज एंटाइटल्ड। लेकिन आपने कहा कि जब बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तेदार हैं, अब वो तो लाइफ, उसकी लाइफ में है ना। अब जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, अब उसके बिहाफ पर वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बिहाफ पर वो आ जाते हैं, तो फिर तो और बात है। अब अगर एंटाइटलमेंट और ऑथराइजेशन, अगर किसी को लाइफ में ऑथराइज किया है और लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, तो वो ऑथराइजेशन तो खत्म होगी, क्योंकि जैसे ऑथराइजेशन से क्या मुराद है, कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में वो एक पूरा चैप्टर है उसके ऊपर। यस, एजेंसी, वो प्रिंसिपल होगा, वो एजेंट होगा, लेकिन जैसे डेथ हुई वो तो टर्मिनेट हो गई। दोनों में से किसी की एक की भी डेथ हो जाए तो एजेंसी तो टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये है कि ओनर तो होगा ही, फिर ऑथराइज्ड और एंटाइटलमेंट, ये क्लियर है। चलिए अब हम अगली डेफिनेशन। एंटाइटलमेंट है, ये मरने के अलावा ये कोई एक माइनर हो या कोई इंसेन हो जाए, जी, उस सूरत में भी हो सकता है। उस सूरत में भी हो सकता है, अगर हाँ, जो उसका, फिर वही बात आ गई ना कि जो उसका गार्डियन बनेगा, क्योंकि अगर अनसाउंड माइंड वो हो चुका है तो उसके लिए आपने वो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस शायद किसी ने सुना हो, मेरे ख्याल 2002 का है कि 2002 का शायद एक का है मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस, उसके तहत वो एक पिटीशन फाइल की जाती है। अच्छा, कई एक कन्फ्यूजन, क्योंकि अब यहाँ बात हो गई, ये हो सकता है आप में से किसी के जहन में एक कन्फ्यूजन हो, क्योंकि जब गार्डियन का वर्ड आता है ना, तो हमारे जहन में सबसे पहले गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट आता है। अगर आपने किसी को गार्डियन अपॉइंट करना है किसी अनसाउंड माइंड का, तो फिर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत नहीं आपने जाना। वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ किसको डील करता है? वो माइनर्स को डील करता है। तो ये भी गार्डियनशिप से ही डील करता है, लेकिन अनसाउंड माइंड जिसका हो जाए उससे। अच्छा, जहां पर लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन देखना जरूरी थी, वहां टेनेंट की डेफिनेशन देखना भी जरूरी है। टेनेंट मीन्स, ये भी, इसके भी हिस्से ऐसे ही होंगे जैसे लैंडलॉर्ड के हुए थे। Tenant means a person who undertakes or is bound to pay rent as consideration for the occupation of a premises by him or by any other person on his behalf. अब एक ऐसा शख्स है जो कमिटमेंट करता है, अंडरटेक्स करता है, या वो बाउंड हो गया है टू पे रेंट। अच्छा, रेंट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ रेंट, रेंट की क्या डेफिनेशन है? कोई अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाकर बता दें।
लगान तो थोड़ा सा एग्रीकल्चरल साइड पर नहीं चला जाता। अगर आप कोई सर्विसेज इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उसके बदले में वाली जो अमाउंट होती है। अच्छा, सर्विसेज आपकी डेफिनेशन ठीक हो जाती है अगर आप सर्विसेज का वर्ड अंदर इंक्लूड ना करते। सर वो कंसीडरेशन जो प्रिविलेजेस को यूज करने के लिए ओनर को कंसिडरेशन एक्सचेंज प्रॉपर्टी यूज करने के अगेंस्ट यस, प्रॉपर्टी यूज करने के। अब देखें, जो रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जब एस्टेब्लिश होता है तो वो एस्टेब्लिश जब हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ लिख कर तो बनाया जा रहा होता है ना। चले लिखा ना भी जाए तो हम क्या कहेंगे कि उनके दरमियान क्या हुआ, मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। असल में सिविल की प्रैक्टिस करनी है ना तो ये 2-3 स्टेट्यूट्स आपको बार बार जरूरत है पढ़ने की, उनमें से कॉन्ट्रैक्ट भी एक है। और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या जरूरी है, उसके अंदर किस चीज का होना जरूरी है, कंसिडरेशन का। इस कंसिडरेशन अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे ज़रे बै भी कहा जाता है या मुआवजा भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर कंसिडरेशन इज प्राइस फॉर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। अब अगर हम रेंट की बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि रेंट इज फ्रूट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन दैट फ्रूट। ये फ्रूट ऑफ द प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक ऐसा शख्स जो अंडरटेकिंग देता है या बाउंड है किस चीज के लिए, फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ अ प्रेमिसेस बाय हिम और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। अच्छा, इंक्लूड्स कौन है, अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी फॉर द पर्पज ऑफ अ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। ये कुछ क्लॉजेस पहले इस तरह करते हैं कि ये 2-3 क्लॉजेस पढ़ लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। लीगल heirs of a tenant in the event of death of the tenant who continue to be in occupation of the premises and a subtenant who is in possession of the premises or part thereof with the written consent of the landlord। अब पहली 2 की बात करते हैं, तीसरी की हम बाद में बात करेंगे। पहली ये है कि रेंट एग्रीमेंट हुआ और रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया। लैंडलॉर्ड गया टेनेंट के पास और टेनेंट को कहा कि भाई साहब मैंने आपको 11 महीने के लिए बिठाया था। अच्छा, आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, हम बाद में आगे जाकर इसको देख लेंगे कि 11 महीने 12 महीने ये इसकी क्या वजह है, ये 11 महीने के ही क्यों होते, इससे ज़्यादा की क्यों नहीं होते। तो 11 महीने के लिए बिठाया गया और 11 महीने गुजर गए। अब वहाँ पर लैंडलॉर्ड गया उसको उठाने के लिए कि भाई अब आप चले जाएं, मैं आपको मजीद यहाँ पर नहीं बिठाना चाहता। तो टेनेंट ने कहा कि भाई अब मैं टेनेंट नहीं हूँ, आपने मुझे बिठाया था 11 महीने के लिए। 11 महीने के बाद में क्योंकि एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, लिहाजा हमारा रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट भी अब एग्जिस्ट नहीं करता। क्या उसकी ये प्ली ठीक है? उसकी ये प्ली इसलिए नहीं ठीक कि वंस अ टेनेंट इज एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि 1 माह को नोटिस देगा। अच्छा, एक्सपायर होने के बाद भी 1 माह का नोटिस दे। 11 महीने गुजर गए हैं, 11 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट हुआ, 11 महीने गुजर गए। 12वें महीने लैंडलॉर्ड ने डिसाइड किया कि अब मैंने इस शख्स को मजीद किसी भी वजह से, हो सकता है वो डिफॉल्टर ना भी हो या एक्सपायर हो गया है रेंट एग्रीमेंट, वो समझता है कि मैं इसको यहाँ नहीं बढ़ाना चाहता। वो टेनेंट के पास जाता है और टेनेंट को कहता है कि भाई साहब अब यहाँ से आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं, आप मेरे किराएदार हैं। तो वो कहता है अब मैं आपको किराएदार नहीं हूं, क्योंकि जो एग्रीमेंट आपने मेरे साथ लिखा था वो तो सिर्फ 11 महीने का था, अब मेरा स्टेटस किराएदार का नहीं है। अब आप मेरे खिलाफ किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग रेंट ट्रिब्यूनल या रेंट कोर्ट, वो हम देखते हैं उसको आगे जाकर क्या कहते हैं, उसमें आप नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। क्या उसकी ये प्ली ठीक है? क्यों नहीं ठीक? वो एक तो वो लिखा भी है क्लॉज में कि वो स्टिल वो टेनेंट राइटर सेकंड वो अभी भी एंजॉय कर रहा, पहले जो आपने बता दिया कि वंस अ टेनेंट ऑलवेज टेनेंट। एक तो वही बात आ गई, वही जो फ्रेज जहां से हमने शुरू किया था कि वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, वो टेनेंट है, उसका स्टेटस अभी भी टेनेंट का ही है। अच्छा, ये सोचने वाली बात है, ये स्पेसिफिकली ये क्लॉज डालने की फिर जरूरत क्या पेश आई? वो इसलिए कि ताकि कोई भी टेनेंट मेला फाइडे के साथ ये वाली प्ली ना ले सके या किसी कोर्ट में कि भाई ये तो एक्सपायर हो गया, अब मैं टेनेंट नहीं रहा, अब मैं टेनेंट नहीं रहा तो मेरे ऊपर रेंट लॉज एप्लीकेबल नहीं है। अब मेरे ऊपर क्योंकि रेंट लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो मेरे खिलाफ
रेंट कोर्ट में या रेंट ट्रिब्यूनल में तो जाया नहीं जा सकता, तो अगर वहां नहीं जाया जा सकता तो फिर दूसरी कोर्ट कौन सी अवेलेबल है? सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में फाइल हो गया तो फिर तो लैंडलॉर्ड फाइल करेगा और उसका पोता एग्जीक्यूट करवाएगा डिक्री। और हमने प्रियम्बल क्या पढ़ा था? कॉस्ट, यस, एक्सपीडिशियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कम से कम खर्चा, सिविल कोर्ट में खर्चा भी ज्यादा, तो उन्होंने टेनेंट की डेफिनेशन में इसको भी डाल दिया कि टर्मिनेट या एक्सपायर होने के बाद भी जो भी वहां पर बैठा है वो भी वही है। फिर दूसरी बात, लीगल एयर्स ऑफ टेनेंट। सर इसमें एक चीज जी, बता दें कि अगर कोई लैंडलॉर्ड रिसीव करता है रेंट, तो इम्प्लाइडली या कंस्ट्रक्टिवली वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हम दोबारा बहाल करते हैं अपनी टेनेंसी। नहीं, इसमें नहीं होता। अगर इस बारे में, अच्छा अब बात यह है कि अगर वो ओरली लिखना रिटर्न जरूरी है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन, अब हमने देखना है रजिस्ट्रेशन कौन कौन सी होती है, वो भी अभी हम देख लेते हैं। ओरल हो तो सकता है, लेकिन फिर वही बात कि अगर वो रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक्सटेंड हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर 11 महीने गुजर गए हैं, अब वो कहता है कि भाई मैं आपको यहाँ नहीं बिठाना चाहता, लेकिन वो कहता है बस मैं अभी जा रहा हूँ, और किराया भी उसको साथ साथ दे रहा है, डिफॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है मैं बस अभी जा रहा हूँ, तो क्या आप ये समझेंगे कि इम्प्लाइडली ये एक्सटेंड हो गया है? अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कब तक हुआ है? हाँ, अगर उन दोनों ने बैठकर ये डिसाइड कर लिया है कि 11 महीने का था, ये टर्मिनेट हो गया है, एक्सपायर हो गया है, मैं ओरली, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं ओरली आपको 11 महीने मजीद बैठने की इजाजत देता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? खामोशी उनकी कंसेंट थी है ना, दोनों खामोशी के साथ चले जा रहे हैं। हाँ, खामोशी, लेकिन फिर ये बात कैसे डिसाइड होगी कि कितने अरसे तक वो खामोशी से हम अखज़ करेंगे? जिस दिन वो उस पर अफर्म तो कर देगा, हाँ, तो बस वो तो फिर बात खत्म होगी। वो जब तक बैठने की इजाजत दी है तब तक तो चले ठीक है, लेकिन जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया, अब यह भी हो सकता है कि ओरली वो डिसाइड कर ले कि आपको मैं मजीद 11 महीने के लिए यहां पर बैठने का टाइम देता हूं, लेकिन 6 महीने के बाद वो कहता है कि भाई आप उठकर चले जाओ। अब देखें यहां पर नुकसान किसका होगा? टेनेंट का नुकसान होगा। वो इसलिए कि ओरली ये एक्सटेंड हुआ था 11 महीने के लिए, वो साबित ही नहीं कर सकेगा। एक तो उसका प्रूफ इस चीज का नहीं, और दूसरा उसको एक और सजा भी मिल सकती है। वो अब आगे जाकर देखेंगे कि ये जो हमारा रेंट लॉज है ना, ये सजाएं भी देता है। वो किस किस्म की सजाएं देता है वो भी आगे जाकर देखते हैं। तो दूसरा आ गया लीगल एयर्स ऑफ, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? लीगल एयर्स ऑफ अ टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द टेनेंट हु कंटिन्यू टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस। अब ये भी एक ऐसी प्ली ना आए टेनेंट के वारसान की तरफ से कि भाई हमारा वालिद जो था वो आपका टेनेंट था, हम तो टेनेंट नहीं है आपके। आ सकती है ना प्ली उनकी तरफ से, भाई वालिद साहब के साथ किया था, हम अब यहाँ बैठे हैं, सूट फॉर पोजेशन करो हमारे खिलाफ, तो लैंडलॉर्ड तो फिर धक्के खाता रहेगा। ऐसी प्ली का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने कह दिया भाई आप भी टेनेंट हो, आपके खिलाफ भी फाइल हो सकती है। क्या फाइल हो सकती है? इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हो सकती है, दरखास्त बराए बेदखली। फिर तीसरी बात, a subtenant who is in possession of the premises or part thereof with the written consent of the landlord। ये subtenancy क्या होती है? टेनेंट नहीं आ रहे, किसी को दिया हुआ सबलेट करती है। सबलेट को उर्दू में क्या कहते हैं? फर्दर वो किराए पे चढ़ा दिया। एक और का आपने इंग्लिश का वर्ड ही एक अंदर ऐड कर दिया, फर्दर। कोई उर्दू में कुछ बताना चाहेंगे? वैसे मेरा ख्याल है ये वर्ड कम ही आपने सुना होगा, शायद कभी भी ना सुना होगा जी। हाँ, ये भी है, किराएदार के ऊपर किराएदार, किराएदारी का दर, किराएदारी, जैली किराया, शिकमी किराएदारी भी, शिकी नहीं, शिकमी किराएदारी, शिकमी किराएदारी के सबलेट कर दिया है। सबलेट किया जा सकता है बट विद सबलेट, सब टेनेंसी, लेकिन कंसेंट, और कंसेंट भी कैसी? रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न। चले आगे चलते हैं। रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट को अगर आप कहें कि हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि इसको आप 3 हिस्सों में, इसको समझना हो ना आपने, तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करें। नंबर 1 जो पहला हिस्सा है वो है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी, कि टेनेंसी क्रिएट कैसे होती है।
नंबर 2 है ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज, दोनों पहले क्रिएट हो गई, फिर दूसरा हिस्सा इनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और तीसरा वो बड़ा अहम है क्योंकि हमने जब केसेस फाइल करने हैं तो देखना है किस कोर्ट में जाना है, वो तीसरा पोर्शन रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट रजिस्ट्रार। रेंट रजिस्ट्रार का वर्ड सुना था कभी कि रेंट ट्रिब्यूनल का तो सुना था ना? नहीं सुना? सुना है रेंट ट्रिब्यूनल। तो रेंट रजिस्ट्रार कौन होता है? जहाँ पे रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है, वो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग पक्की बात है? वीडियो रजिस्ट्रेशन होता है मोस्टली, जो रेंट रजिस्ट्रार कौन होता है? वीडियो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वेरी गुड। ये भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि पहले क्या होता था। जब 2009 में ये बन गया उसके बाद कोई 4-5 बल्कि शायद ज्यादा सालों तक ही एक एक्सरसाइज होती रही, वो क्या थी और अब क्या हो रहा है। क्रिएशन ऑफ टेनेंसी को देखते हैं। सेक्शन 5 है, अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रेमिसेस। अब स्टैट्यूट के सेक्शंस में अक्सर शैल का वर्ड, मे का वर्ड, इंग्लिश में अगर हमने किसी बंदे की बात पर फोकस करना हो तो ही और शी की बात पर फोकस करना हो तो क्या यूज करेंगे? विल के शैल और आई। वैसे मैंने कहा कि जी मैं ये करूंगा तो हम कहेंगे आई शैल डू, लेकिन अगर मैंने जोर देना हो तो आई विल। अब देखें लैंडलॉर्ड के साथ वैसे क्या आना चाहिए था, लेकिन ये जोर देने के लिए और मैंडेटरी प्रोविजन इसको बना दिया। मे का वर्ड भी यूज हो सकता था कि भाई तुम मालिक मकान हो, चाहो तो ऐसे कर लो, तुम्हारी जायदाद है ना, चाहो तो ऐसे कर लो नहीं तो ऐसे कर लो। नहीं, उन्होंने कहा तुम ऐसे ही करोगे। कैसे करोगे? शैल नॉट लेट आउट अ प्रेमिसेस विदाउट अ टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट के बगैर तुम किसी को बतौर किराएदार नहीं बैठाओगे। अच्छा, ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट के ऊपर बात हो रही है तो आप मुझसे शायद ये पूछें कि जब वो दोनों ने बैठ कर डिसाइड कर लिया, दोनों यहाँ बैठ गए, एक लैंडलॉर्ड बैठ गया, टेनेंट बैठ गया, आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को 11 महीने के लिए मैं तुम्हें ये जगह देता हूँ, उसने कहा मैं 11 महीने के लिए लेता हूँ, तो एग्रीमेंट तो हो गया। तो फिर फोकस किस बात पर है? उनको बाउंड करने, बाउंड करने। दोनों ने जब कह दिया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं गया, ऑफर भी होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी, कंसिडरेशन भी तय होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस भी तय पा गई, तो बाद में उनका वो नजरिया बदल जाता है ना, कैसे मैंने कहना है क्या करें। सर इसमें सिक्योरिटी के खदशात में टेम्परेरी तौर पर कोई बंदा आ रहा है एक जगह पर, तो सिक्योरिटी की वजह से कहा तो क्या करना चाहिए? रिटर्न करने, रिटर्न फॉर्म में इसको लिखना चाहिए। लिखना चाहिए, लिखना जी, बाउंड है, मैंने लिखना चाहिए, शुड। यस, लिख के जरा बाउंड हो जाएंगे ना वो। अभी हम आगे देखते हैं कि सिर्फ लिखने की बात नहीं कही, कुछ और भी। अब आप मुझे ये बताएं, अब आपको ये पता था कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है और लिखने की बात पर आप हैरान हुए हैं। आपने वहां जाकर क्या कहना था रजिस्ट्रार साहब को कि मैं बोल रहा हूं मेरे अल्फाज रजिस्टर कर लें। ओरल की रजिस्ट्रेशन मुझे बता दें कैसे करेंगे। 2 गवाह साथ ला के तो रिटर्न की ही रजिस्ट्रेशन, देखिए कागज पर लिखकर लेकर जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो रजिस्ट्रेशन होगी, ओरल की तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकती। एग्रीमेंट, अच्छा एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो एग्रीमेंट में भी ओरल, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, लेकिन रेंट लॉ, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट कहेगा कि एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। और फिर यह भी बता देता है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कहता कि भाई लिख दो, वो ये भी बताता है कि लिखो और ये लिखो। अब क्या लिखो? सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टी, डिटेल लिखे। अब हम सिविल सूट्स जब फाइल करते हैं तो पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, क्या क्या लिखते हैं आप उसमें? नाम, वल्दियत, पता, सकना, कौम, शनाख्ती कार्ड नंबर। हाँ, ये सब कुछ इसमें भी लिखें। पहले जैसे शनाख्ती कार्ड नहीं नंबर लिखा जाता था प्लेंट में, अब वो भी कहते हैं कि वो भी लिखा जाए। तो नाम, वल्दियत, उसकी कास्ट, उसकी रेजिडेंस, उसका CNIC नंबर, ये सब कुछ लिखा जाए, दोनों का, लैंडलॉर्ड का भी और टेनेंट का भी, ताकि उसकी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कौन सी? रेंटेड प्रेमिसेस। अच्छा, रेंटेड प्रेमिसेस, अगर आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट लिखने के लिए आ जाए
और आपको कहा जाए कि इसकी रेंटेड प्रेमिसेस की जो भी डिटेल्स हैं वो लिखें, तो क्या क्या कुछ लिखेंगे उसमें? सर उसकी जो लैंड बाइंडिंग है कितनी है, उस पर प्रॉपर्टी अगर बनी डिस्क्राइब मजीद कर देंगे कि कितने उसके फ्लोर्स हैं, फिर उसके जो चारों डायरेक्शंस हैं उसकी। इन्होंने बताया कि उसकी मेजरमेंट कितने एरिया है उसका, फिर ये भी बताएं स्टोरी, सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, जितना भी है, फिर और उसके अलावा सर जो डायरेक्शन जनूब मगरिब, ये बड़ा ज़रूरी है, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि मैंने फील्ड में ये होते हुए देखा है, इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हुई, किसी और प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया, बाद में एग्जीक्यूशन फाइल हुई, किसी और प्रॉपर्टी से किसी और शख्स को उठाकर निकलवा दिया गया। ये होता रहा है, अब शायद नहीं हो रहा, लेकिन किसी ज़माने में ये भी होता रहा है कि शो कुछ और किया, प्रॉपर्टी कोई और शो की, और एग्जीक्यूशन किसी और प्रॉपर्टी पर करवा ली, और वो भी वही साथ साथ ही। कन्फ्यूजन था वहाँ पर कि ये इसलिए हदूद, इसको कहते हैं हदूद अरबा, कि कौन सा है, इतने फुट पर ये दुकान वाक़या है, आगे गली है, इसके दाएं जानिब ये है, बाएं जानिब ये है, ये लाजमी लिखें, रेंट एग्रीमेंट में भी लिखें, और अगर इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करनी है तो उसमें भी लिखें, बल्कि कोई भी सिविल सूट फाइल करना है, हर सिविल सूट में हदूद अरबा लाजमी मेंशन करें, ये हमेशा फ़ायदा ही होता है इसका। फिर उसके बाद पहली बात आ गई कि उनकी डिटेल्स क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज, फिर डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, आगे आ गया टेन्योर। ये टेन्योर क्या है, किस टाइम पीरियड के लिए। अब यहाँ पर वो हम बात डिस्कस कर लेते हैं कि ये 11 महीने के लिए ही क्यों होता है। आपने रेंट एग्रीमेंट्स पढ़े हुए हैं ना, जिन ऑफिसेज में आप काम कर रहे हैं वहां पर इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हुई होंगी, और आपने देखा होगा कि 11 महीने ही लिखा हुआ है। खास तौर पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उनके ऊपर 11 महीने ही लिखा जाता है। क्या हमें इस लॉ ने मना किया है कि 11 महीने से ज्यादा नहीं करना? वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में 11 माह से ऊपर के जो भी होंगे वो रजिस्टर करना कंपल्सरी है। अच्छा ठीक है, बात सही है आपकी। अगर 11 महीने है या 11 महीने से कम है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होनी इस लॉ वेरी दो रजिस्ट्रेशन हैं। अगर तो 11 महीने की आपने करवाते हैं तो फिर आपने एक रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो रजिस्ट्रेशन है इस लॉ के तहत। वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे और कहाँ होगी। फिर दूसरी रजिस्ट्रेशन है, अगर 11 महीने से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत है। अब वो रजिस्ट्रेशन जब करवाएंगे तो अखराजात आएंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उस पर स्टैम्प पेपर्स लगेंगे। उस रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए लोगों ने उसको 11 महीने तक रखना शुरू कर दिया। लेकिन आप देखेंगे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें वो अपने आप को सेफ रखने के लिए 5 साल का है तो वो 5 साल ही लिखते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन के अखराजात से कोई मसला नहीं है। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ 11 महीने के लिए ही प्रैक्टिस है ज़्यादातर। अच्छा 11 महीने के लिए है तो फिर आपने इस लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन करवानी है। और बात थी इस लॉ के तहत तो प्रियम्बल हमें क्या बता रहा था, कॉस्ट इफेक्टिव, तो उसके ऊपर कोई अखराजात मिसलेनियस एक्सपेंसेस की मद में। हाँ लेकिन अगर किसी एडवोकेट की सर्विसेज ली जाती है तो ऑब्वियसली वो अपनी फ़ीस तो लेगा उसमें, लेकिन और कोई उस तरह की फ़ीस नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें हज़ारों रुपए खर्च हो सकते हैं, उसमें देखना पड़ेगा एनुअल रेंट कितना है। तो इस वजह से ये 11 महीने लिखा जाता है। फिर जी जी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हो, ये मतलब उसमें उसके जो कनेक्शन जो लिखे जाते हैं और चालू हालत में वो सारी चीज़ें, हाँ गैस कनेक्शन, पानी का या जो भी, और कई तो मोटर तक भी लिखवाते हैं लिखवाना। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेमिसेस का मतलब ये है कि उसकी डिटेल सारी आनी चाहिए। अब जैसे आपने बिल्कुल ये सही है कि ये उसके अंदर होना चाहिए कि क्योंकि इसलिए भी लिखते हैं कि भाई हम आपको चालू मीटर दे रहे हैं, हमें चालू ही चाहिए, पेड़ तक का भी जिक्र होता है जिस हालत में लिया जाए, जिस हालत में। अब यहाँ पर फिर बात ये भी है कि वो जो हालत जिस हालत में दिया था और बाद में जो हालत हुई है उस हालत का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये बड़ा अहम है। अब फॉर एग्जांपल ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है, वो लैंडलॉर्ड ने लगाई है, सीपेज हो रही है और उस सीपेज की वजह से या लीकेज की वजह से जो प्रेमिसेस टेनेंट ने ली है उस प्रेमिसेस का पेंट उखड़ गया और लैंडलॉर्ड आकर कहता है कि भाई तुमने पेंट खराब कर दिया तो पेंट ठीक करवाओ। अब यहाँ गड़बड़ हो गई।
इस सूरत हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की ही बनती है, क्योंकि अगर उसको उस दौरान कोई भी किसी किस्म की भी कोई रेनोवेशन की ज़रूरत है, मुनासिब रेनोवेशन की, और उसमें जो खराबी हुई है उस खराबी के होने में टेनेंट का कोई कसूर नहीं है, तो फिर टेनेंट उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अगर टेनेंट के बच्चे दीवारों पर लाइनें लगा रही हैं तो फिर जाते जाते टेनेंट को ज़रूरत पड़ेगी या चाहिए कि वो फिर उसको उसी हालत में लेकर जाए। सर वैसे भी जो रूटीन की वेयर एंड टियर है वो तो एक्सक्लूडेड है ना? हाँ, रूटीन की वियर एंड टियर टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो फिर लैंडलॉर्ड को चाहिए कि वो उसको ठीक करवा कर दे। लेकिन ये जो गैस कनेक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, इनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि कई दफ़ा वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है और बिजली का वो कट जाता है, फिर वो सिक्योरिटी में से कई दफ़ा डिडक्ट कर लेते हैं। जी, अगर 11 महीने से ज़्यादा की टेन्योर हो, वो क्या सब रजिस्ट्रार के पास भी और इस लॉ के तहत भी? जी, दोनों करवानी पड़ेंगी। इस लॉ के तहत तो माफ़ी है ही कोई नहीं। अगर 11 महीने से ज़्यादा की आप सब रजिस्ट्रार के पास, जैसे सेल डीड्स रजिस्टर होती हैं, आप कहते हैं कि वो करवा लेते हैं, वो करवा ली आपने, ये नहीं करवाई, तो अभी आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि उसकी क्या सज़ा मिलेगी, उसकी भी सज़ा है। जी सर अगर 11 माह से ज़्यादा करवा लेते हैं और आपने जिस तरह इसमें है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन एनिवर्सरी है इस लॉ की, अगर आप बोन वाली नहीं करवाते तो क्या उसका भी कोई इफेक्ट इस पे आ सकता है? नहीं, इस पर रेंट लॉ के तहत जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें ओवरराइड इफेक्ट लिखा होगा ना कि ये ओवरराइड इफेक्ट है इसके दूसरे लॉ पर। किस पर? इस लॉ में लिखा होगा ना कि ये ओवरराइड इफेक्ट है, तो अगर दूसरा कह ओवरऑल डिफेक्ट। ओवरराइड अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। वो इफेक्ट नहीं फिर करेगा ना? नहीं, वो इस प्रोसीडिंग्स के ऊपर नहीं इफेक्ट करेगा, इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सर ये लिखा हुआ है वहाँ पर पगड़ी, हाँ, पगड़ी है। अभी पगड़ी तक बात जाने तो दें। सबसे आखिरी वर्ड है पगड़ी, हम वही जा रहे हैं। आपको पगड़ी समझा कर भेजूंगा, बेफिक्र। नहीं, ये बड़ा अहम चीज़ है, और मुझे लग रहा था कि बल्कि ख्वाहिश थी कि जब मैं पगड़ी तक पहुंचूं तो आप पगड़ी के मुतालिक बात करें। एक मिनट अजी, चले फिर पहुंचने तो देना। ठीक, टेन्योर आ गया, रेट ऑफ रेंट, रेट ऑफ एनहांसमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट अक्सर नहीं पहले लिखी जाती थी, और जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट था उसमें भी उन्होंने नहीं कहा कि मोड ऑफ पेमेंट के कैसे पे करने हैं। आपस की अंडरस्टैंडिंग है, कैश देना चाहते हो कैश दे दो, जो मर्जी देना चाहते हो जैसे देना चाहते हो। फिर वो उर्दू बाज़ार में इस मकसद के लिए छपी छपाई रसीदें बनना शुरू हो गई, अभी भी चल रही हैं। वो लैंडलॉर्ड रसीदों का एक बंडल घर में रख लेता है, टेनेंट आता है, वो उसको किराया देता है और रसीद देता है और वो चला जाता है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, आपने मोड ऑफ पेमेंट भी अंदर मेंशन करना है। उसका मकसद है कुछ ना कुछ। क्या मकसद है उसका? अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट, अगली बात भी पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट। अब बताएं, आपने हाथ खड़ा किया था कल को साबित कर सके जी, कल को मुकर जाएगा तो फिर क्या करेंगे? यही बात है। और ये रेंट लॉज जो है ना, इसको टैक्स में इंटरेस्ट नहीं है इतना। ये तो कहता है कि जी मैंने तो आप दोनों के रिलेशनशिप को रेगुलेट करना है, टैक्स आप देते हैं दें, नहीं देते ना दें। मोड ऑफ पेमेंट और पर्टिकुलर बैंक अकाउंट आर द सेम। मोड ऑफ पेमेंट एंड और एक ही पर्टिकुलर्स ऑफ, इसका एक ही तो है, पेमेंट के थ्रू पेमेंट में है या डेबिट वाली, इस बात को डिफाइन करता है। चलो बैंक कह दिया तो फिर तो यही नजर आ रहा है कि ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांजैक्शन या ये बैंक का ना, अब लेकिन इसमें टेनेंट को भी प्रोटेक्शन है। टेनेंट को क्या प्रोटेक्शन है? अक्सर लैंडलॉर्ड बदनीयती से अगर उनको कहीं से ज़्यादा किराए की ऑफ़र आ जाए, अब उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने 4 साल का रेंट एग्रीमेंट लिख दिया है और 6 महीने गुजरे हैं, किराया ये दे रहा है, शरीफ आदमी है, नुइसेंस भी कोई नहीं है, वायोलेशन भी कोई नहीं हो रही, 50,000 किराया देता है, 80,000 की ऑफर आ गई, इसको कैसे निकालूं? नोटिस भी नहीं कर सकते क्या? नोटिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिस अगर देना भी है तो ग्राउंड तो बनानी है कोई ना कोई। तो उसमें ये लिख देते हैं कि मैंने अपने इस्तेमाल के लिए। नो, अपने इस्तेमाल की ग्राउंड है ही नहीं इसमें। ग्राउंड वही होगी इजेक्टमेंट की जो लॉ देगा। इस लॉ ने पर्सनल नीड की ग्राउंड निकाल कर बाहर फेंक दी है जो पहले वाले में थी। इसमें कोई पर्सनल नीड नहीं है। तो फिर क्या करता है वो?
सेल कर देगा। शेयर करने के लिए ग्राउंड में जी एक चीज को ठीक जो किया कि दोनों किराएदार मालिक खाली कराने से पहले या घर छोड़ने से 1 माह या 2 माह का नोटिस देंगे। हाँ मोस्टली ये शिफ्ट लिखी होती है, लेकिन चुनाव नहीं हो सकता। नहीं, अगर देखें अगर लिख भी दी है, टेनेंट की तरफ से कोई वायलेशन नहीं हो रही, तो बगैर किसी वजह के वो 1 माह का नोटिस दे दे कि भाई मेरा 6 महीने पहले आपके साथ ठीक था, अब मेरा दिल नहीं है, मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद, यहाँ से चले जाएं। 1 महीने का नोटिस, 1 महीने का नोटिस बेसिकली ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड नहीं सर उसको लिखा क्यों होता है, उसका फिर क्या? वो ये है कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए, लॉ हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कोई उसकी तरफ से कोई वायलेशन हुई है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इसके अंदर मेंशन है, उनकी वायलेशन, जी टेनेंट अभी रेंट नहीं देता डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। जी बिल्कुल कर सकते हैं, यही मैं बात करने लगा था अभी। नहीं, इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली इसलिए नहीं कि इमीडिएटली तो वो खुद करेगा और वो खुद नहीं कर सकता। अगर उसने इजेक्ट करवाना है उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाएगा? कोर्ट में ही जाएगा। अच्छा, आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपके पास कोई क्लाइंट अगर आता है और वो आकर कहता है कि मैं पुलिस के साथ मिलकर इसको यहाँ से उठाकर बाहर फेंकने लगा हूँ, तो ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये इलीगैलिटी है इसमें, ये आप थ्रू फोर्स करवा रहे हैं, आपको लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर लॉ ने आपको इस चीज़ की इजाज़त दी है तो इजेक्टमेंट पिटीशन और रेंट लॉज में जो ये मेंशन हुआ है इसको फिर निकाल देते हैं यहाँ से कि भाई खुद ही उठाकर बाहर फेंकते रहो लोगों को। और कई दफ़ा ये भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि लैंडलॉर्ड पुलिस की मिली भिगत कुनाइबन से अगर ये कर भी देना तो बाद में टेनेंट अक्सर एप्लीकेशन दे देता है कि जी मेरे साथ ये हुआ है, 15 तोले जेवर मेरा पड़ा हुआ था, वो भी उठाकर ले गए। फिर बजाय इसके कि ऑफेंसिव होना था, फिर खुद डिफेंसिव होना पड़ जाता है। तो इसलिए ये काम तो करना नहीं। अब मैं आपको बताने लगा था कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब लैंडलॉर्ड के पास कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसी एक सिंगल ग्राउंड भी नहीं है, किराया भी मिल रहा है, कोई और वायलेटिव एक्ट नहीं है, तो वो अगर बैंक अकाउंट ना हो और अगर टेनेंट उसके पास जाता है किराया देने के लिए तो वो किराया उससे लेता ही नहीं। और पहले ऐसे ही होता था, वो कहते थे भाई सानू किराया चाहिए ही नहीं। वो इसलिए कि उसकी बदनीयती ये थी कि ये किराया ना ले, टेनेंट के पास किरायादारी का प्रूफ ना हो और कल को इसी ग्राउंड के ऊपर ये इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर दे जी 2 महीने का किराया इसने नहीं दिया मुझे। इस चीज़ का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने कहा कि तुम चाहो या ना चाहो, अब लैंडलॉर्ड ना भी चाह रहा हो ना कि वो किराया वसूल करे तो वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में किराया डाल सकते हैं, डिफॉल्टर नहीं होगा वो। तो ये इसका मकसद है। फिर रजिस्टर करवाना लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है या टेनेंट? ये दोनों की है, दोनों की है। किसी की, मैं ये तो नहीं कहता कि किसी की, इस लॉ ने कहा है कि किसी की कम है किसी की ज्यादा है, लेकिन एक की सजा ज्यादा रख दी है, एक की सजा कम रख दी है, तो समझ लें जिसकी सजा ज्यादा है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, जिसकी सजा कम है उसकी कम जिम्मेदारी है। अभी देख लेते हैं जी। हाँ, वो जा सकता है, वो जा सकता है। 1 महीने का नोटिस इसलिए देना चाहिए उसे, लेकिन अब आप देखें ना कि अगर वो छोड़कर जा रहा है तो टेनेंट उसको कहे कि भाई मैंने तुम्हें बिठाकर रखना है, 1 महीने का नोटिस दोगे तो जाने दूंगा। अब वो ये काम तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए इसलिए ये ज़रूरी है कि वो तो यही समझ कर बैठा हुआ था ना कि ये 11 महीने के लिए है। अब ये जाना चाह रहा है, 1 महीने का नोटिस दे ताकि मैं मीन वाइल किसी और टेनेंट का बंदोबस्त कर लूँ, उसका टाइम ना ज़ाया हो, ये वो जा सकता है। अच्छा, पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट। और दूसरी एक और बात, वो आपने ये भी कहा ना कि 1 महीने का नोटिस लैंडलॉर्ड दे और फिर निकलवा ले उसको, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर टेनेंट उसको कहता है कि भाई बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ, मुझे ज़ाती ज़रूरत है, जैसे उन्होंने कहा कि ज़ाती ज़रूरत है, लैंडलॉर्ड को ज़ाती ज़रूरत है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि फिर ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही होगी, क्योंकि वो कोर्ट में इस ग्राउंड के ऊपर नहीं जा सकता कि मुझे ज़ाती ज़रूरत है। हाँ, अगर टेनेंट उसको कहता है कि भाई ठीक है मुझे 1 महीने का नोटिस दे दो तो मैं कोई और बंदोबस्त करके छोड़कर चला जाता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो क्या सूरत है कि आप किराएदार को मना करें, मतलब ये भी वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे दे सकता है काम? नहीं, कौन ह्यूमैनिटी? लैंडलॉर्ड क्यों नहीं कह सकते, उसकी अपनी जगह, वो 1 महीने के नोटिस पे भी आप कह रहे हैं कि वो नहीं कह सकते, तो किस तरह अगले को निकाले, चाहे जरूरत हो चाहे ज्यादा किराया उसको मिल रहा है। हाँ, अब आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ,
एग्रीमेंट खत्म ज़्यादा किराया, आपने कहा ना कि उसको ज़्यादा किराया मिल रहा है। अच्छा, अगर आप सिविल प्रैक्टिस करते हैं ना, करते होंगे आप, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्टेस्ट किया कभी? उसमें कभी आपने ये देखा है कि एग्रीमेंट हुआ होता है, एग्रीमेंट टू सेल, बाद में फिर एक और एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है हायर प्राइस के ऊपर, ओनर कर देता है। तो आपकी अगर बात मान ली जाए तो इसका मतलब है कि ओनर का राइट है कि अगर उसने पहले एक एग्रीमेंट किया है कम प्राइस पर, उस महीने के बाद उसका दिल कर रहा है मैं हायर प्राइस पर किसी और शख्स के साथ कर लूँ, 11 महीने तक तो वो सब्र कर लेना। आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। 11 महीने तक सब्र कर ले, उसके बाद जो मर्जी कर ले। ये हम बात कर रहे थे जब एग्जिस्टेंस थी अभी उसकी रेंट एग्रीमेंट की। जब रेंट एग्रीमेंट चल रहा है, डिफॉल्टर नहीं है वो, कोई वायलेशन नहीं हुई, तो फिर उसको नहीं निकाल सकते। लेकिन 11 माह का अगर एग्रीमेंट आपने कहा 4 साल का है तो फिर तो नहीं हो सकता। नहीं 11, अब इनकी बात 11 महीने वाली ये समझ करके वो एग्रीमेंट ही 11 महीने का है। अगर वो 4 साल का है तो फिर 4 साल वाली बात। एक आपकी इजाजत से मैं एक चीज पॉइंट आउट कर दूं, कानून की मंशा है टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट यू हैव मेड अ बैड बार्गेन, सस्ते बिच कर देता है, इट्स यू हैव टू लिव एंड डाई विद दैट। बात ये है कि आपका लफ्ज ये है, आपने दस्तखत किए, आपने रजिस्टर करवाया कि मैं इतनी देर के लिए तुम यूज कर सकते हो। सो व्हाई शुड यू बी गिवन अ चांस टू गेट आउट ऑफ अ बैड बार्गेन? लेटर ऑफ द लॉ इज द लेटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो एनफोर्स होता है, वो बाइंडिंग है। 11 महीने बाद तो कोई बुरी बात नहीं है, वो कह के रेंट वो या तो तुम दो वो या कह मैं दे, दे वो और बड़ा अच्छा टेरेंट है, किराया भी देना चाहता है, एक ग्राउंड लेकर चला जाए कि एग्रीमेंट खत्म हो गया, दैट इज इट, बस इजेक्टमेंट पिटीशन उसकी एक्सेप्ट हो जाएगी। भाई की इजाजत से एक चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं, ये चीजें, ये जो कवानीन आप पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं, वो लाहौर तक, पंजाब तक महदूद हैं। पंजाब, इस्लामाबाद का फॉर एग्जांपल मैं भी एक मामला कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर पर्सनल नीड के ऊपर ही होता है, एक्सपायरी इज नॉट गुड इनफ। पुराना कानून ये था कि यू कैन कंटिन्यू इंडेफिनेटली अंटिल आपको कोर्ट वहां से हटाता है, सो लॉन्ग एज यू आर पेइंग द रेंट। अब पंजाब के कानून के अंदर ये ऐड कर दिया गया है, और आपने वो पंजाब और कैंटोनमेंट का डिस्टिंक्शन थोड़ी पॉइंट आउट कर दी। अभी कैंटोनमेंट इसके बाद मैंने, ठीक। कैंटोनमेंट में भी पर्सनल नीड की ग्राउंड है। लाहौर में भी अलग-अलग कानून है बाय द वे, इलाके के मुताबिक आपने कहाँ पे जाना, और कोर्ट भी अलग है मेरे ख्याल में। जी अलग है, कैंटोनमेंट के अलग है, कैंटोनमेंट रेंट कंट्रोलर है और यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल है, स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल। जी अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो और बंदा जो है डिफॉल्ट कर जाए तो अगर जो बैंक प्रॉपर्टी सीज करेंगे तब वो टेनेंट को निकाल सकता है या देखें, टेनेंट तो वहीं पर है, प्रॉपर्टी सेल करनी है ना, ऑक्शन करनी है, उसका ओनर चेंज हो जाएगा। अब जैसे लैंडलॉर्ड भी अगर प्रॉपर्टी सेल करता है तो टेनेंसी तो चलती रहेगी, और जो नया ओनर है वो उसको नोटिस दे देगा कि भाई मैं नया ओनर बन गया, तो वो तो बैठ सकते हैं वहाँ पर, ओनरशिप चेंज हो जाएगी ऑक्शन होने के बाद। जी सर जैसे 11 माह का एग्रीमेंट है जी, तो 11 माह अक्सर रजिस्टर ये होता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग से चलते जाए तो दोबारा से रिन्यू नहीं करते। जैसे 1.5 साल के बाद अगर मालिक कहता है कि मैंने खाली करवाना है तो फिर उस सूरत में क्या सिचुएशन होगी? 1 महीने का नोटिस होगा कि? अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि मैं इसका शायद हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले, ये किया नहीं हमने डिस्कस किया। अगर ओरली एक्सटेंड हुआ भी है तो वो अब 6 महीने तक वो लेता रहे, उसके बाद वो इजेक्टिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जिस्ट वो जो रेंट एग्रीमेंट था वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, वो तो एक्सपायर हो चुका हुआ है, तो वो कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, 11 माह वाली चीज अभी भी नए कानून के तहत है कि 11 माह वाला अभी, अब तो सारे रजिस्टर आप करवाएंगे? इसमें उन्होंने बताया नहीं है कि कितने अरसे का होगा, लेकिन अगर तो 11 महीने का तो फिर एक रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसके लिए तो हमने वैसे कर दिया होगा। ठीक है। पर्पज फॉर विच प्रेमिसेस वाज ऑब्टेन्ड, किस मकसद के लिए है, ये भी आगे अब आपका फेवरेट जो है वो। अमाउंट ऑफ एडवांस, रेंट एंड पगड़ी। अब ये भी बता दें अगर कोई एडवांस दिया गया है, मंथली रेंट कितना है, किस मकसद के लिए प्रॉपर्टी है, ये सब बताएंगे। और अगर पगड़ी अगर कोई है, मैं भी आपको बताता हूँ, पहले मुझे आप बताएं कि पगड़ी क्या होती है। वो वाली पगड़ी नहीं है ये जो सर पर पग जिसको कहते हैं। चले पहले बताते जाएं। सर एक अपफ्रंट अमाउंट जो इकट्ठी ओनर पे की जाती है और उसके बाद मिनिमम रेंट अमाउंट चार्ज किया जाता है। ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जो जगह पर इसके लिए गुडविल इस तरह सर फोर्ट्रेस स्टेडियम में चलता है कि वहाँ की सेल नहीं होती प्रॉपर्टी, बल्कि वो लोग पगड़ी पे ही रेंट आउट करते हैं। ठीक है। एक अपफ्रंट अमाउंट पे की जाती है
उसके बाद एक मिनिमल जो है वो रेंट अमाउंट रेंट ठीक, बिल्कुल सही। सर पगड़ी एक बड़ा एडवांस होता है और जो मीडियम अमाउंट होती है इसमें फिर वो जो किराया जो रेंट होता है या तो बिल्कुल खत्म हो जाता है या बहुत महदूद हो जाता है। ठीक, चले। और आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये यहाँ से कोई ऐड करना चाह रहे थे? अच्छा, ये इसका ओरिजिन पगड़ी का कहाँ से आया, ये कब से शुरू हुई है? बेसिकली ये हिंदू जब थे उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था ज़्यादा, अभी भी होती है पगड़ी, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा पहले की निस्बत ज़रा कम हो गया। एक पगड़ी होल्डर होता है, वो कौन होता है? फिर क्या पगड़ी होल्डर ओनर का स्टेटस हासिल कर लेता है? क्या पगड़ी होल्डर पगड़ी आगे सेल कर सकता है? ये चीज़ें, लेकिन पगड़ी है क्या? होता ये था कि जो उस प्रॉपर्टी की प्राइस होती थी, फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 5 करोड़ 6 करोड़ जितनी भी वो देना चाहते थे, एक अच्छी अमाउंट रेंट से बहुत ज़्यादा, और उसकी कंसीडरेशन अमाउंट के करीब करीब हाफ भी हो सकती है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो उस टेनेंट को, वो टेनेंट पे करता था लैंडलॉर्ड को, और बाद में जो उसका रेंट होता था ना वो बड़ा कम होता था। और फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी बात ठीक थी कि अगर पगड़ी होल्डर नहीं है, अगर पगड़ी नहीं दी गई तो उस प्रॉपर्टी का किराया है 2 लाख रुपए महीना, लेकिन 5 करोड़ रुपया पगड़ी दे दी गई तो अब उसका 2 लाख रुपये महीना किराया नहीं होगा, वो हो सकता है 10,000 रुपये महीना हो जाए, और वो पगड़ी हो सकता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 10 साल अभी नहीं हुए, जो पगड़ी होल्डर है, कौन है पगड़ी होल्डर? जो टेनेंट है, जो रेंट पर बैठा हुआ है, क्या वो अपनी पगड़ी सेल कर सकता है आगे? कर सकता है। तो फिर ओनरशिप किसके पास जाएगी? हाँ, यहां गलती हो गई, वो सिर्फ पगड़ी सेल कर रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। ओनरशिप उसी के पास है जो लैंडलॉर्ड था, जो ओनर था। वो पगड़ी कैसे ट्रांसफर होगी? उसने 5 करोड़ रुपए लैंडलॉर्ड को दिए थे उस टेनेंट ने, और पगड़ी होल्डर बन गया। अब कोई और उसके पास आता है, कहते हैं कि भाई आपने लैंडलॉर्ड को 5 करोड़ दिए थे ना, ये लो 5 करोड़ या 6 करोड़ या 7 करोड़, ये आप रखो, और जो आप पगड़ी होल्डर थे, ये स्टेटस अब मेरा पगड़ी होल्डर का हो जाए। तो ये किया जा सकता है, लेकिन ओनरशिप उसमें ट्रांसफर नहीं है। तो ये है इसमें जी, कॉन्सेंट के साथ, बिल्कुल उसके कॉन्सेंट के साथ जी, उसका बिल्कुल। देखें, रिटर्न एग्रीमेंट आपने कहा है, हम तो रेंट एग्रीमेंट के कंटेंट्स पढ़ रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट के कंटेंट्स में लिखा जाए कि पगड़ी इतनी है, उसके अंदर पगड़ी मेंशन करना जरूरी है। और बाद में अगर पगड़ी होल्डर किसी और को पगड़ी होल्डर बना रहा है या सेल कर रहा है तो उसका एग्रीमेंट हो जाए तो बेहतर है। नहीं, वो टेनेंसी नहीं, वो तो सेल उसकी पगड़ी की उसके मुतालिक एक आ जाए। हाँ, वैसे वो गिरवी में, लेकिन ना गिरवी में रेंट नहीं होता उसमें भी अब अगर तो कई गिरवी ऐसे हैं जिसमें रेंट नहीं होता। अगर वो रेंट नहीं है तो फिर तो वो पगड़ी है, नहीं है। लेकिन अगर उसमें रेंट है तो फिर वो पगड़ी में कंसीडर हो सकता है, फिर वो पगड़ी में आ जाए अगर रेंट उसमें शो कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि पगड़ी का ताल्लुक रेंट से नहीं है, ये और चीज है। इसको आप रेंट, ये जैसे आप अगर सिक्योरिटी देते हैं और डिफॉल्टर हो जाते हैं और कल को कहते हैं कि जी आप मेरे सिक्योरिटी में से मेरे 2 महीने का किराया निकाल लें, तो लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कहते हैं अगर आप डिफॉल्टर हुए ना तो आपने जो रेंट देना था वो सिक्योरिटी में से डिडक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह पगड़ी अगर ह्यूज अमाउंट है और नॉमिनल सा किराया है उसका, और वो नॉमिनल सा किराया भी अगर उसमें भी डिफॉल्टर है तो फिर भी जजमेंट पिटीशन दायर हो सकती है। शायद भाई आपकी इजाजत है, ये लेफ्ट साइड से पिछले 2 दिनों से आप लगातार बोल रहे हो। प्लीज अगर आपकी बहुत जरूरी गुफ्तगू है तो बाहर जाइए। आई डोंट वांट टू आस्क यू टू लीव दिस प्लेस, ठीक है? प्लीज मेहरबानी करके, अगर कोई लेक्चर दे रहा है, इट इज हाईली बैड कि आप दूसरों लोग की लर्निंग के अंदर भी मुखर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये किराया जो है थाने में भी, अच्छा वो इस लॉ के तहत नहीं है, वो सिक्योरिटी रीजंस थी उसकी। अब उस लॉ से देखा जाए तो 3 रजिस्ट्रेशन हो गई फिर आपकी ये वाली रजिस्ट्रेशन ऐड करके। ये इसका एक मकसद ये था
लेकिन वो आपने अच्छा किया क्योंकि उसका ताल्लुक तो टेनेंसी से एक तरह से हो गया ना। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से था। आज से ना कोई 8-9 साल पहले, अल्लाह का शुक्र है अब हालात उस तरह के नहीं हैं, जब बहुत सुसाइड और टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये जो टेररिस्ट होते थे ये यहाँ पर आकर जगह किराए पर ले लेते थे और बाद में फिर उस प्रेमिसेस को यूज़ करते थे अपने जो भी उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते थे। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने लैंडलॉर्ड को कहा कि भाई तुम किसी को भी किराए पर बैठाते हो तो हमारे पास थाने में आकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाओ, ताकि हमें पता हो कि कौन सा शख्स है जिसको तुमने किराए पर बैठाया है, ताकि कल को अगर कोई इशू राइज होता है तो हमें उसका पता हो, उसका कि कहाँ से आया है, किधर को गया है। ये मकसद था इसका। ये अभी भी वो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। इस्लामाबाद में भी होता है, मैं कब परसों करवा के आया हूँ। ये है उसके लिए सर जब ये टेनेंसी टर्मिनेट होगी तो ये पगड़ी वापस करना पड़ेगी? बिल्कुल वापस करना पड़ेगी, ये अगर पगड़ी वो वापस मेरे करेगी। पास भी पैसे नहीं है लेकिन मैं भी टर्मिनेट करना चाहता हूँ एग्रीमेंट। नहीं, वो तो फिर देखे ना, उसके लिए रिकवरी के लिए वो एरियर्स या इस तरह किस तरह रिकवरी होनी है वो सब कुछ। वैसे क्योंकि हमारी मुद्दत पूरी हो चुकी है, हम टेनेंसी खत्म कर देंगे, पगड़ी का मेरे ऊपर दावा करूँ। हाँ, अब देखे ना, अगर तो वो पगड़ी उसके पास पैसे नहीं है अगर, तो फिर उसका कोई ना कोई अल्टरनेट जो भी तरीका है, जैसे वो सूट फॉर रिकवरी में अगर डिक्री हो जाए और वो फिर भी देने से इनकार कर दे तो क्या तरीक़ेकार होते हैं। और इसके अलावा अगर उसके कोई हो ही ना, कुछ भी ना हो उसके पास, तो फिर तो सिविल इम्प्रिजनमेंट ही है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं इसको बता दूं कि वो क्लेम भी वही अमाउंट करेगा जो उसने दी थी टेनेंट ने। वो ये नहीं कह सकता कि 1994 में ये 50,000 थी और अब ये 2010, 15, 20 आ गया तो ये मुझे अब 2 करोड़ चाहिए। वो वही अमाउंट होगी जो उसने पे की थी। चले 12:30 हो गए, जुमे का टाइम भी होने वाला है, आधे घंटे तक मैं इंशाल्लाह इसको बस फाइंड अप। अच्छा, सेक्शन 5 आ गया। अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रेमिसेस विदाउट अ टेनेंसी एग्रीमेंट। अ लैंडलॉर्ड, अब रजिस्ट्रेशन के मुतालिक बात आ रही है। अ लैंडलॉर्ड शैल प्रेजेंट द टेनेंसी एग्रीमेंट बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। किस मकसद के लिए? द रेंट रजिस्ट्रार शैल एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ द टेनेंसी इन अ रजिस्टर, affix his official seal on the tenancy agreement, retain a copy thereof and return the original tenancy agreement to the landlord। क्या करेगा वो? जब जैसे ही रेंट एग्रीमेंट लिखा गया है तो लैंडलॉर्ड ने उस रेंट एग्रीमेंट को कहाँ प्रेजेंट करना है? रेंट रजिस्ट्रार के पास। और वो रेंट रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसकी डिटेल्स अपने रजिस्टर में लिखेगा। क्या लिखेगा? कि इसका लैंडलॉर्ड कौन है, टेनेंट कौन है, प्रेमिसेस कहाँ पर वाक़या है, और फिर अपनी सील कहाँ लगा देगा? उस रेंट एग्रीमेंट के ऊपर, और ओरिजिनल वापस कर देगा। सील शुदा ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड को वापस कर देगा। अ टेनेंसी एग्रीमेंट एंटर्ड इन द ऑफिस ऑफ अ रेंट रजिस्ट्रार और अ सर्टिफाइड कॉपी देयरऑफ शैल बी अ प्रूफ ऑफ द रिलेशनशिप। अब ये मकसद क्या था? क्या कोई फिस्कल मकसद था इस प्रोविजन का? फिस्कल पर्पस समझते हैं ना जी? मॉनिटरी। क्या लगता है कोई फिस्कल पर्पस है इसका? है? फीस होती है कोई इसकी? इसकी कोई फीस नहीं है, फिस्कल पर्पस नहीं है इसका। यस, रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वंस फॉर ऑल एस्टेब्लिश करवाने के लिए। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं होती और लैंडलॉर्ड टेनेंट के खिलाफ चला जाता है तो टेनेंट कह दे कि भाई मैंने तो रेंट एग्रीमेंट किया ही कभी नहीं है, तो रेंट एग्रीमेंट ही जाली है। अब पहले रेंट रजिस्ट्रार और साथ रजिस्ट्रार एक ही चीज है? नहीं, ये एक चीज नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉ ये एक चीज नहीं है। ये अभी हम डिस्कस करना है, अभी के करने लगे हैं कि ये कौन है। तो अगर ये रजिस्टर हो जाता है इसके पास, रजिस्टर रेंट रजिस्ट्रार के पास, तो इस चीज का डिस्प्यूट आगे जाकर अराइज नहीं होने वाला कि वेदर द प्रॉपर्टी वाज गिवन टू द टेनेंट एज अ रिजल्ट ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट और नॉट। तो ये तो डिसाइड हो गया। अब आगे बात आती है रेंट रजिस्ट्रार की। द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ रेंट रजिस्ट्रार इन अ डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया एज इट मे डीम नेसेसरी। द रेंट रजिस्ट्रार शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू एंटर पर्टिकुलर्स ऑफ अ टेनेंसी एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट टू सेल और एनी अदर एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटल प्रेमिसेस। अब रेंट रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना था और लॉ कब आया? 2009 में। और गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर रेंट रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं किया। अगर आप वकील होते और आपके पास
कोई रेंट रजिस्टर करने के लिए कोई क्लाइंट आ जाता तो आप कहाँ जाते? कहाँ जाते? सब रजिस्ट्रार के पास। पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये देखिए कि आपको क्या समझ आता है कि ऐसा कौन सा शख्स होना चाहिए जिसके पास इस चीज़ की डिटेल्स हो कि रेंट कितना है और लैंडलॉर्ड कौन है, टेनेंट कौन है, किसके पास होनी चाहिए? पटवारी के पास। चले, काफ़ी बेताशा जवाब आ गए। पटवारी हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, यूनियन काउंसिल हो गई। यही रेंट रजिस्ट्रार ही तो पूछ रहा हूँ ना कि किसको समझकर उसके पास जाएंगे। अब आप अगर यूसी में गए तो आपने यूसी वालों को या जो भी उसका चेयरमैन है उसको रेंट रजिस्ट्रार समझ लिया, यहाँ पर आपने एसएचओ को रेंट रजिस्ट्रार समझ लिया, फिर आपने पटवारी को रेंट रजिस्ट्रार समझ लिया, कभी आपने सब रजिस्ट्रार को रेंट रजिस्ट्रार समझ लिया, टीएमओ को। होता ये रहा कि रेंट स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल, नवाजी वैसे बच्ची है चीफ मिनिस्टर के पास भेज देते, आज आकर ये 2-3 आ रही औरतों का देना वैसे भी आज। हाँ, आज लोगों ने ये किया कि जो इस लॉ के तहत वो कोर्ट जिसके पास रेंट मैटर्स जाने थे वहीं पर ही उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करना शुरू कर दी। और जो इस लॉ के तहत रेंट ट्रिब्यूनल बने जिनके स्पेशल जजेस रेंट कहा जाता है, स्पेशल जज रेंट, उन्होंने भी इस तकलीफ नहीं की इस चीज़ के मुतालिक कि भाई हम रेंट रजिस्ट्रार कैसे हैं। रेंट स्पेशल जज रेंट तो वो थे इस लॉ के तहत, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने स्पेशल वो क्या रेंट रजिस्ट्रार के तौर पर अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने भी आज खुद कहा कि फिर हम ही होंगे। जिस तरह आपने इतने लोगों का नाम लिया, उनको भी किसी ने अगर कह दिया होगा कि भाई आप ही रेंट रजिस्ट्रार है, उन्होंने कहा अच्छा हम स्पेशल जज रेंट भी हैं, हम रेंट रजिस्ट्रार भी हैं, दो अथॉरिटीज ले आओ। तो उन्होंने उसको करना शुरू कर दिया, रजिस्टर करना शुरू कर दिया और अपनी स्टैंप लिखना शुरू कर दी कि स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल कम रेंट रजिस्ट्रार, जैसे सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ठप्पियां लगनी शुरू हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम नहीं हो सका था, किसी और शख्स की अथॉरिटी बनती है, उसको हम अपॉइंट करते हैं बतौर रेंट रजिस्ट्रार। ये नोटिफिकेशन आया 2012 में। इस नोटिफिकेशन के तहत द गवर्नर ऑफ द पंजाब इज प्लीज टू एम्पावर डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन। तो डीडीओ आर को फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अथॉरिटी दे दी गई, किसकी? रेंट रजिस्ट्रार की। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा रेंट रजिस्ट्रार वही है। उस रेंट रजिस्ट्रार ने भी कहा छोड़ो सब कुछ मेरे पास ही आते रहो। 4-5 इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद भी कुछ 4-5 साल तक जो रेंट ट्रिब्यूनल के जजेस थे वो बतौर रेंट रजिस्ट्रार काम कर रहे थे। फिर ये मैटर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। ये 2000 अब आप देखें 2012 का नोटिफिकेशन है और जजमेंट आई है 2017 की। 5 साल के बाद ये मामला रिजॉल्व हुआ। ये लाहौर की जजमेंट है। स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज पावर ऑफ रेंट रजिस्ट्रार एंड ही कैन नॉट रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट एज द पावर टू रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट वेस्ट्स विद द डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। तो उन्होंने कह दिया भाई 12 साल को क्या 5 साल पहले नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है, लिहाजा वो नहीं कर सकता। हाँ, एक मेहरबानी उन्होंने ज़रूर कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज तक जितने भी हुए हैं वो सारे ये वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी हो गया है, अब आइंदा से ये अथॉरिटी नहीं एक्सरसाइज करें। जी, ये कचहरी में बैठते हैं। ये इधर आप कचहरी जाएं, आपको वहाँ इजीली मिल जाएंगे। जिला कचहरी में, ईवान अदल में नहीं। जब कचहरी का लफ्ज बोलते हैं ना तो ईवान अदल नहीं उसमें शामिल होगा, वो फिर जिला कचहरी होगी। हाँ, डीसी ऑफिस। चलिए जी, सेक्शन 9। अब हम एग्रीमेंट्स की बात की जा रही थी, जो रजिस्ट्रेशन होगी कि उसमें टेनेंसी के अलावा 2 और भी थे कि एक तो था कि आप एग्रीमेंट टू सेल जी और एनी अदर, सर उसमें क्या क्या फॉलो करेंगे? The rent registrar shall maintain a register to enter particulars of a tenancy agreement
एग्रीमेंट टू सेल और एनी अदर एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस। वो इसलिए कि अगर वो टेनेंट, ये बड़ा डिस्प्यूट एक राइज होता है किसी भी वजह से, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाएं, टेनेंसी अभी चल रही है, टेनेंट कहता है कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लें, ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दें, और वो उसको बयाना दे देता है। बयाने को इंग्लिश में पता है ना क्या कहते हैं? टोकन के अलावा कोई और लफ्ज़ बताइएगा। अर्नेस्ट मनी, ज़रे बयाना, ज़रे बयाना, वो अर्नेस्ट मनी उसको पे कर देता है। अब मुझे ये बताइए कि एक दफ़ा जब उसने अर्नेस्ट मनी पे कर दी, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हो गया, तो वो वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, खत्म होगी बात? नो, वो अभी भी टेनेंट है, वो अभी भी टेनेंट है। सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करने से वो ओनर का स्टेटस नहीं ऑब्टेन कर लेगा। हाँ, इस पर बेतहाशा जजमेंट्स है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर देता है और उस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री हो चुकी हुई है, तो फिर और बात है। वरना अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी फाइल हुआ है, ये समझते हैं ना, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट टू सेल की तामील करवाने के लिए होता है, तामील मुख्तस, दावा बराए तामील मुख्तस। अगर वो पेंडिंग भी है, क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल में अक्सर ये एप्लीकेशंस आती हैं टेनेंट की तरफ से कि हमारे खिलाफ इजेक्टमेंट पिटीशन आई है, इसको रोक दिया जाए, क्योंकि हमारे तरफ से सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल हुआ है और वो चल रहा है और पेंडिंग है। अगर आप स्पेशल जज रेंट हो तो उस एप्लीकेशन को क्या करेंगे? एंटरटेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, खारिज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? और यानी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको खारिज करनी चाहिए, क्योंकि लॉ यही है, केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस पर आई हुई हैं वो ये है कि पेंडेंसी ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैव नो इफेक्ट ऑन इजेक्टमेंट पिटीशन, वो नहीं होगा। हाँ, अगर डिक्री हो जाए फिर और बात है, वो चलता रहेगा। तो अगर इस किस्म का कोई एग्रीमेंट भी उनका है तो वो भी उसके पास रजिस्टर करवा सकते हैं। यस, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। अच्छा, अब बात आ रही थी, मैं बार बार बोल रहा था कि सजा भी देता है ये कुछ, तो वो सजा क्या है? किसी की सजा कम है, किसी की सजा ज्यादा है। अब अगर रेंट एग्रीमेंट लिखा ही नहीं तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। अब इस लॉ ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो फिर अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो लिखा जाना भी जरूरी है, लिखे बगैर तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो उसकी फिर सजा है। रजिस्ट्रेशन करवाना की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की भी है और टेनेंट की भी है। अगर लैंडलॉर्ड ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और लैंडलॉर्ड कोर्ट में जाता है, एप्लीकेशन फाइल करता है टेनेंट के खिलाफ, कौन कौन सी एप्लीकेशन फाइल हो सकती हैं टेनेंट के खिलाफ लैंडलॉर्ड की तरफ से? एक सबसे अहम तो एक ही है ना, इजेक्टमेंट पिटीशन। तो लॉ कहता है कि क्योंकि तुमने इस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया, अच्छा अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो बेशक ओरल भी है, वो बात तो फिर वही आ गई, लेकिन फिर टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना मुश्किल हो जाएगा कोर्ट के लिए। एविडेंस देनी पड़ेगी, किराया कितना था, कितना नहीं था, कितने अरसे के लिए था। तो फिर 1 साल का जो किराया बनता है उसका 10%, 1 साल के किराए का 10% जुर्माना लैंडलॉर्ड को जमा करवाना पड़ेगा। वो जो 32A का फॉर्म देखा हुआ आपने, वो आप जमा करवाएंगे, और जब फाइल करेंगे, फाइल करवाने से पहले ही जमा करवा कर आए और उसकी कॉपी लगाएं कोर्ट में, फिर ही नोटिस जारी करेगी कोर्ट टेनेंट को। तो अगर आपने वो जमा नहीं करवाया, अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है, इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हुई है, जब तक जुर्माना पे नहीं किया जाएगा उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करके किसी किस्म का ऑर्डर उसमें जारी नहीं होगा। सर, इसका कोई टाइम फ्रेम है कि इतने दिन के अंदर आपको ये रजिस्टर करवाना कंपल्सरी है? नहीं, इसका कोई टाइम फ्रेम। तो सर, इससे पहले वो जुर्माने की बजाय अगर रजिस्टर ही करवा दें? हाँ, तो पहले रजिस्टर करवा कर आ जाए फिर वो। अब आप ये देखें ना, अब डिस्प्यूट राइज हुआ है, अब डिस्प्यूट राइज हुआ है, आप तो जा रहे हैं, वो नहीं आएगा, तो जितना टाइम आपने वेस्ट उसमें करना है, तो अब बेहतर यही है कि मैंने फॉर एग्जांपल कल परसों एक मुआहदा वगैरह किया है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि कब्जा ही तब दिया जाएगा जब दोनों पार्टियां रजिस्टर करवाएंगे और जो टेनेंट है वो अपने खर्चे के ऊपर करवाएगा, बिकॉज इट इज इन मोस्ट केसेस इट इज इन योर इंटरेस्ट, खासतौर पे अगर आप पोजेशन किसी को हैंड ओवर दे रहे हैं फिर कब्जा देंगे।
सो यू गेट इट रजिस्टर्ड जब ताल्लुकात अच्छे हैं मियाँ बीवी के। बेसिकली आपका निकाहनामा तदों रजिस्टर हो जाता है, बाद में तो निकाहनामा भी डिनाई हो जाता है, और वो निकाहनामा भी वैसे एक तरीके से रेंट ही होता है। जब रजिस्टर करवाएंगे तो वहाँ दोनों पार्टी में होना लाजमी। कहाँ पर? जी बिल्कुल। अब देखिए, आप कहते हैं कि मैंने फलाने बंदे को अपना टेनेंट बनाया हुआ है, उसको भी तो लेकर आए ना। अगर वो नहीं आया, उसको नोटिस जारी हो, वो फिर आए, तो ये ऐसा ही होता है कि दोनों मिलकर ही जाते हैं। एक कहता है मैं लैंडलॉर्ड हूँ, एक कहता है मैं टेनेंट हूँ। टेनेंट बाहर मुल्क में रह रहा है, उसने अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे घर लेना है, फिर तो वो नहीं आ सकता ना, फिर वो फैमिली में किसी को ऑथराइज तो करेगा। अगर वो आ ही नहीं सकता था तो रेंट एग्रीमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है फिर किसी तो फैमिली, फिर देखिए आसानी पैदा करने का फिर यही तरीका है, फैमिली में से कोई और ही रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट उससे करे। रेंट एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट यहाँ पे करके फॉरेन कहीं भी चला जाता है तो उसका भी क्या? ऑथराइजेशन हो, देखिए ऑथराइजेशन हमने तो बात ही ऑथराइजेशन से शुरू की थी। नहीं, यहाँ वाला जब खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि उसके घर वाले होंगे, तो पैसे तो उसने भेजने हैं, बाहर वाले ने। ये वो पैसे भेजता रहे, ये आगे से पैसे नहीं देता है, मतलब कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। असल में कॉन्ट्रैक्ट क्या बाहर वाले बंदे से जरूरी है कि वो मौजूद ही हो, या उसके नहीं, अगर वो मौजूद नहीं, देखिए उसने अपने फैमिली, वो यहाँ था, उसने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रेंट पर लिया और महीने के बाद वो चला गया, आप यही कहना चाह रही हैं। तो हमने जो टेनेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बिहाफ पर जो भी वहाँ पर मौजूद है, उसके बिहाफ पर वो भी टेनेंट है। नहीं, वो पहली बार, वो था ही नहीं, वो पहले ही बार था, तो रेंट एग्रीमेंट बाहर से ही कर रहा है वो। जी, बाहर से बैठ के हो सकता है, ये पॉसिबल है करना बैठ के उसकी प्रेजेंस के बगैर। देखिए फिर साइन वगैरह किस तरह, या तो फिर ये है कि उसका कोई ना कोई एजेंट हो जो उसके बिहाफ पर करे, फिर एजेंट अपॉइंट करके ही करेगा ना फिर उसके बिहाफ एजेंट के थ्रू, लेकिन नाम Yes. किसी का होगा। पर। हाँ, एजेंट के थ्रू हो सकते हैं। तो फिर कल को जो टेनेंट के बिहाफ पर रजिस्ट्रेशन अगर कोई भी ऐसा इशू हो तो फिर वो भी उसके बिहाफ पर पेश हो सकते हैं। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो जो उसका एजेंट है, जो उसका टॉर्नी हम कह लेते हैं, वो टॉर्नी कर सकते हैं। चलिए जी, अच्छा 10% है अगर लैंडलॉर्ड, अगर टेनेंट ने कोई एप्लीकेशन फाइल की है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, सज़ा उसके लिए भी है, लेकिन वो 5% है। तो वो हमने जो बात कही थी ना, किसकी सज़ा ज़्यादा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर इसको देखकर कहा जा सकता है कि जिसकी सज़ा ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ज़्यादा ही है, लेकिन सज़ा दोनों के लिए है। सर अगर ये अप्रोच ना करें तो ये क्या, ये भी वायलेशन है लॉ की? ये अगर अप्रोच नहीं करते, यानी कि ये तो जो 10% या 5% है, ये अप्रोच करने के लिए, एंटरटेन करवाने के लिए जी, इस अगर वो नहीं होता और वो एप्लीकेशन फाइल नहीं करते, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर कोई और प्यूनिटिव मेजर यानी नहीं। कि रजिस्टर ना करवाना ऑफेंस नहीं है। ये ऑफेंस नहीं है, इस सर ऑफेंस Requirement. है, ये टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट 15 के तहत करा। वो और चीज़ है ना, वो ऑफेंस है कि अगर आपने बतौर लैंडलॉर्ड अगर नहीं दिया तो वहाँ FIR रजिस्टर होगी, लेकिन वो इस लॉ के तहत नहीं है। सर जब ये एग्रीमेंट किया जा रहा है, उस टाइम पे अगर इनमें से एक फरीक राजी हो रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा ना राजी हो, तो फिर क्या होगा? अगर कल को आप अगर कोई पिटीशन दायर करते हैं तो वो कहे मैं तो था भी राजी और दूसरा नहीं जा रहा, नहीं तो फिर ऐसे देखें, ये सिचुएशन जो है इसमें तो फिर ये है ना कि उसकी कोई ना कोई बदनीयती है। अगर वो राजी नहीं है तो इसकी तो मेलाफाइड, ये तो कल को तंग करेगा, तो बेहतर ये है कि इसके साथ एग्रीमेंट किया ही ना जाए। सर टाइम ही नहीं, कौन सा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इतना कुछ करे, आपस में बातचीत करके कर लेते हैं, बस करते रहेंगे, कहती रहूंगी पैसे, आप बस मुझे फिर आप रिस्क कर रहे हैं, आपको लीगल प्रोटेक्शंस नहीं मिल रही है, आपकी मर्जी है, आप अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल अगर आप दे देती हैं। और इशू तो इसके अंदर प्रिंसिपली यही आ रहा है ना कि आपका भी जो सवाल है, कब्जा क्यों दिया अगर आपका वो रजिस्टर नहीं कर रहा? पैसों की लालच में अगर आपने दे दिया तो इट वाज योर चॉइस टू गिव अप द प्रोटेक्शन दैट द लॉ गिव्स यू, और फिर देन यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने उसको रजिस्टर नहीं करवा, 5 करोड़ आपका रेंट आ रहा है ओवर द ईयर, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, तो फिर अब आप 50 लाख जमा कराएंगे और आपने उसको इवेक्ट करवाना, वो कब्जा करके किराया भी नहीं दे रहा, ये सारी की सारी चीजें। सो द आइडिया इज द लॉ का स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, यू कैन एनफोर्स इट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। आपको किसी ने ये नहीं कहा मुआहदा कर लें, आपका एक कब्जा तब मिलेगा आपको, या ये मुआहदा इफेक्टिव तब होगा, तो अ गुड लॉयर गोज अहेड एंड स्ट्रक्चर्स द डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से। ऑथराइजेशन, ये जो आप सारे सवाल कर रहे हैं,
यू ऑल्सो नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इसकी सोल्यूशन क्या हो सकती है, मैं कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के हकूक को इन मसलों से बचाने के लिए कैसे कर सकता हूँ। तो सवाल पूछ लेना अच्छी बात है, बट यू एट द बैक ऑफ योर माइंड यू नीड टू बी कि जी मैं अग्रीमेंट ड्राफ्ट किस तरीके से करूँ, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। आपने पहले पकड़ा दिया, उसने पहली किस्त तक नहीं आपको दी, तो 6 महीने रेंट फ्री बैठा रहेगा वहां पे, और रेंट भी नहीं उसने रजिस्टर किया, कब्जा आपने दे दिया, तो फिर भुगतो। So stuff like this is why a lawyer is required, and you need to have a checklist कि भाई मैंने इसमें ये करना है, इस तरीके से करना है, पैसे कितने। फॉर एग्जाम्पल आपको अप फ्रंट वो 1 साल का रेंट दे रहा है करोड़ों रुपए, ठीक है, फिर वहां पे आप नरमी थोड़ी सी दिखा सकते हैं, आप पोजेशन भी दे रहे हैं, 5 करोड़ रुपए तो मिल गए, 1 साल का रेंट आपको मिल गया। इसके अंदर और एक चीजें कवर करने के लिए आप सिक्योरिटी भी लिखते हैं, आप बीच में एडवांस रेंट भी लिखते हैं, स्टफ लाइक दैट इज जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पे। सॉरी नहीं बड़े अहम चीज़ थी, ये क्लियर होनी चाहिए थी। तो ये ज़रूरी है, ये अपने क्लाइंट की प्रोटेक्शन के लिए ये क्लियर हो गया, ये प्योरिटिव मेजर जो 10% 5%। अच्छा, फिर इसके बाद अब ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा ये जो पॉइंट्स हैं बहुत टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लाइट करते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, ये लैंडलॉर्ड ने देना है उसको। ये मैं बोलता जाऊंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप बेशक रिपेयर, जिस तरह वो क्वेश्चन पहले आया था कि अगर वो कोई किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, रूटीन की रेनोवेशन जो है, रिपेयर, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो लैंडलॉर्ड की ही जिम्मेदारी होगी। फिर जितने टैक्सेस हैं वो भी उसने पे करने हैं। अच्छा, ये जो ड्यूटीज़ है ना, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो है कि क्या करना है, ये तो बातें वो थी जो करनी है कि तुमने उसको सर्टिफाइड कॉपी देनी है, तुमने रिपेयर करना है, टैक्स पे करने हैं। फिर साथ ही कि कुछ काम तुमने नहीं करने। अब वो कौन से हैं, तुमने वहाँ पर जो भी लगा हुआ है उनको नहीं काटना, अपने टेनेंट को तंग नहीं करना, ये अमेनिटीज़ वगैरह जितनी भी हैं उनको सस्पेंड नहीं करना, कट यूटिलिटी और ईजमेंट, कोई अगर रास्ता जा रहा है रास्ता नहीं रोकना, उसको यूटिलाइज प्रॉपर्टी को करने के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट वहाँ पर नहीं पैदा करनी। अच्छा, ये ना एक राइट होता है लैंडलॉर्ड का कि वो प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन जब करना चाहे तो वो प्रॉपर्टी में एंटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा। अब ये उसका राइट है, लेकिन साथ ही लॉ ने उसको मना कर दिया कि भाई देखो, बराए मेहरबानी अगर तुम जाना चाहते हो ना तो रीज़नेबल टाइम का नोटिस दो। अगर वो ख़वातीन भी उस घर में हैं, तुम एक दिन पहले बता दो कि मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, मैं आकर इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, तो कल मैं 2 बजे आऊँगा, ये नहीं कि रात को 2 बजे का टाइम दे दो। तो ये सारी चीज़ें भी उसको देखना पड़ेंगी। फिर इसके साथ ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट, कि टेनेंट की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। कीप द प्रेमिसेस इन गुड कंडीशन, साफ़ सुथरा रखेगा। जिस मकसद के लिए उसने प्रेमिसेस लिया है वही मकसद, अगर उसने मकसद चेंज कर लिया, उसने रेजिडेंस के लिए लिया था और बाद में वहाँ पर उसने वो वेल्डिंग की मशीनें लगा ली हैं, मुर्गियों का कारोबार शुरू कर दिया है, तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकते हैं? अच्छा, क्या मुर्गियाँ खरीद सकते हैं? चलिए, तो क्या कर सकते हैं? इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर सकता है। उसको इस चीज़ का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होगा तो फिर ही करेगा। नोटिस दे दे, अगर वो नहीं जाता तो फिर इजेक्टमेंट पिटीशन ही फाइल करेगा। अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर, जब वो आना चाहे इंस्पेक्ट करने के लिए उसको इजाज़त देगा कि वो आ जाए, और जैसे ही उसका रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है ऑनरेबल तरीके से, बाइज्जत तरीके से वहाँ से छोड़कर चला जाए और हैंड ओवर कर दे प्रॉपर्टी उसको, और न्यूसेंस नहीं करेगा, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेगा। अच्छा, स्ट्रक्चरल चेंज भी 2 तरह की हो सकती है। एक वो होती है जो प्रॉपर्टी को और आप कहते हैं जी लकड़ी का दरवाज़ा था, देखिए मैंने इतना खूबसूरत दरवाज़ा लगा दिया, एक और खोल दिया दरवाज़ा, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी इंजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हो सकती है। और वो नहीं बनवा के देता तो खुद ही कई मिस्त्री मजदूर लगा के तो नहीं, सपोर्टिंग पिलर अगर निकाल देता तो बिल्डिंग। अच्छा, मैं एक चीज मैं दोस्तों को बता दूं, कमर्शियल यूज वाली जो बीच में बात है, कई जगह के ऊपर कानून आपको एक पोर्शन ऑफ योर लैंड इट अलाउज यू टू गो अहेड एंड यूज इट फॉर योर पर्सनल, इफ यूर खासतौर पर वकील के लिए, अगर आपने किराए के ऊपर कोई जगह ली हुई है तो उसका आप 15% वगैरह अपनी लाइब्रेरी और अपने दफ्तर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से देयर आर सम एक्सेप्शंस व्हिच लॉ डॉक्टर्स का भी मिलता जुलता ही है कि आप वहाँ पे वो कर सकते हैं। वहाँ वो शायद वहाँ पे ग्रे एरिया है कि वो रेजिडेंट
नॉन रेजिडेंशियल यूज के जुमरे में आएगा कि नहीं। प्रॉब्लली नहीं आएगा, बिकॉज लॉ आपको अलाउ करता है। अगर आप सारा ही पूरी क्लिनिक बना लेते हैं तो फिर आपकी वायलेशन होगी। तो थोड़ा सा ये नुकता नोट कर लीजिएगा, कई ड्राफ्ट्स में ये नजर आता है, कई जगह पे इश्यूज आते हैं। सही, आप इजाजत की बात करें, उसको भी प्रूव करने के लिए बेहतर है कि इजाजत भी रिटर्न फॉर्म में, फॉर्म में, अगर सब टेनेंसी है, इजाजत ली है रिटर्न फॉर्म में, और उसका तरीका क्या है, रेंट एग्रीमेंट की बैक साइड पर ही बेशक वहाँ लिख दिया जाए, अलग से वहाँ पर कर दिया जाए। चले, ग्राउंड्स फॉर एविक्शन जी, जजमेंट के अलावा कोई डैमेजेस वगैरह भी ले सकते हैं उसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई तोड़ फोड़ वगैरह कोई उसने की है वो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। सही वर्ड जजमेंट है कि Eviction. eviction और rejectment का फर्क है। यह तो eviction का वर्ड ही इन्होंने यूज किया हुआ। सही। टेनेंसी पीरियड हैज अगर तो अब कौन सी ग्राउंड है जिन पर एविक्ट करवाया जा सकता है? सबसे पहली ग्राउंड टेनेंसी पीरियड ही एक्सपायर हो चुकी हुई है। ये पिछले लॉज, जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट था उसके अंदर ये बात नहीं थी कि अगर वो बैठा हुआ है, पर्सनल नीड अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर फाइल किया जा सकता था। लेकिन अगर रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है और वो डिफ़ॉल्टर भी कभी नहीं था, वो आगे भी डिफ़ॉल्टर होने का चांस नहीं है, वो हर तरह से प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर भी कर रहा है, लेकिन उसको वहाँ से निकलवाया जा सकता है इसी एक ग्राउंड पर। फिर अगर वो डिफ़ॉल्टर हुआ है या जो भी रेंट एग्रीमेंट उनके दरमियान तय पाया है उस रेंट एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन होती है तो फिर भी उसको एविक्ट करवाया जा सकता है। अगर यही बात मैं टर्म एंड कंडीशन में लिख दूंगा, जब मैं चाहूँ तो तुम्हें ये नहीं, वो ऐसे जब मैं चाहूँ, चाहत नहीं है ना उसमें, जब मैं कहूँ चाहत नहीं है उसमें, नहीं लिख सकते। नहीं, 1 महीने की नोटिस नहीं, आई डिसएग्री इसके ऊपर। मैंने फॉर एग्जांपल ये जो रेंट बता रहा हूँ, मैंने लिखा है कि 1 महीने की नोटिस पे मैं आपको लेकिन आप ये देखें कि उसमें जब एविक्शन फाइल करेंगे तो ग्राउंड क्या लेंगे? फिर यही ग्राउंड ये लेंगे कि 1 महीने के नोटिस के ऊपर खारिज करने के लिए कहा था, इन्होंने नहीं किया, दे हैव रीच्ड द एग्रीमेंट, so therefore you are they're liable to be evicted through the court, because this is something they, इस पे मेरा थोड़ा सा भाई से इख्तलाफ है। If he has agreed to the term and he has said कि 1 महीने के नोटिस में मैं छोड़ दूंगा, तो और वो नहीं छोड़ता, तो then it is a breach of the rent agreement, then I think you can get him evicted। कोर्ट के अपने कंडीशन लिखी होती है कि कोई स्टे ऑर्डर नहीं लेंगे, तो उसका क्या वैल्यू है? देखिए, कोर्ट में जाने से तो अगर वो आपको इलीगली वहाँ से निकालना चाह रहा है तो फिर आपको स्टे ऑर्डर तो लेना पड़ेगा। तो वैसे भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको किसी कोर्ट में जाने से रोका जाए, उसकी वैल्यू क्या होती है? उस हद तक, उस क्लॉज की हद तक। कौन से कानून में लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्पेसिफिक प्रोविजन। सर अहमद साहब ने जो बात की और आपने जो बात की मुख्तलिफ है, आपने जो एक्सपीरियंस में देखा है अपने अदालतों में, क्या इस ग्राउंड पे एविक्शन हो जाती है कि नोटिस टर्म ऑफ द एग्रीमेंट लिखी हुई है कि 1 माह के नोटिस पे मैं अब ये मेरी नज़र से अभी तक ये अहमद भाई इस पर नहीं, मैंने करवाए हुए हैं इसके ऊपर। वो आके ये कहता है कि मुझे नोटिस नहीं मिला, तो मैंने तो ये भी होल्ड करवाया हुआ है और कोर्ट ने भी ये होल्ड किया हुआ है कि ओके देन द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इज कंसिडर्ड टू बी अ नोटिस टू यू, और उसके 1 महीने के अंदर तुमने खाली नहीं किया तो करो, यू विल बी बाउंड बाय कोर्ट विल बेसिकली गो अहेड एंड आपका जो भी एग्रीमेंट है इट विल इन्फोर्स, और उसको अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो इट्स गोइंग टू बी अ वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड दैट कैन बी ग्राउंड फॉर एग्रीमेंट हो गया, बात तो नहीं, 2 साल का एग्रीमेंट हो गया और नोटिस दे दिया 1 महीने का लैंडलॉर्ड ने। अगर लिखा हुआ है कि आपको अलाउ लिखा हुआ है तो फिर तो वो 2 साल का एग्रीमेंट नहीं होगा। मैं जब ड्राफ्ट करूंगा वो एग्रीमेंट, मैं लिखूंगा अग्रीमेंट इज फॉर 2 years अनलेस अर्लियर टर्मिनेटेड अंडर क्लॉज सच एंड सच, और उस क्लॉज में लिखूंगा कि मैं तुम्हें 1 महीने की नोटिस के बाद कर सकता हूँ। सो इट्स नॉट एन अग्रीमेंट फॉर 2 years, इट्स एन अग्रीमेंट फॉर 2 years अनलेस टर्मिनेटेड। अगर टर्मिनेटेड कर देंगे तो पहले फारिग हो सकता है। अगर लिखा हुआ उसमें 1 महीने का नोटिस, तो फिर वो करना पड़ेगा टेनेंट को, अगर नोटिस दे देता लैंडलॉर्ड। हाँ तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर कोर्ट से करवाएंगे आप। चलो सर, ये जो ड्यूरेशन है टेनेंसी की, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो सकती है? नहीं, टेन्योर तो बताना पड़ेगा, टेन्योर तो उसमें भाई के नुक्ते को ना मैं थोड़ा सा इस तरीके से, द वे आई विल राइट इट डाउन द एग्रीमेंट इज के ये एग्रीमेंट मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ, राइट। लॉ ये कहता है कि जब एग्रीमेंट खत्म हो गया हो तो आप इविक्ट करवा सकते हैं, राइट। सो मैं लिखूंगा ये कि मैंने 1 महीने का नोटिस दिया, आपने नहीं खारिज किया तो ये टर्मिनेटेड तस्वर होगा।
So it is an agreement which is effectively on 1 month's notice has been terminated, so you can get him evicted under this provision of the law because it doesn't exist anymore. So फिर ये कह रहा हूँ कि हाँ आप सादे अंदाज के अंदर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट अगर आपका मल्टी बिलियन रुपीस का कोई हो रहा है सेंटोरस का मुआहदा और वो आपसे लीज के ऊपर ले रहे हैं और टावर आपसे पूरा ले रहे हैं, तो यू वर्क इन दीज थिंग्स एंड यू बेसिकली से के करना होगा. हाँ और भी चीजें वगैरह आ जाती हैं, लाइसेंस कपल्ड विद इंटरेस्ट, सामने से डिफेंसेस भी बड़े आ जाते हैं, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पे. अभी आप रेंट के ऊपर ही रहिए, अगर उसने इंप्रूवमेंट कर ली हुई है, पैसे इन्वेस्ट कर लिए हुए हैं, अगर आप ईजमेंट एक्ट जाके पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ अगर कोई आपका लाइसेंस ही आपकी मर्जी के तहत कोई बंदा बैठा हुआ है और वो जाके बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो देन यू कैन नॉट एक्चुअली अनलेस सर्टेन सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, यू कांट करके. तो दोनों साइड से हम शतरंज खेलते हैं. क्या करना है, अग्रीमेंट इज जिसमें आपने बाजी सेट करनी होती एंड देन यू प्ले इट आउट इन कोर्ट. तो द रिलेशनशिप तो ये मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा, एप्लीकेशन जो है वो स्पेशल जज रेंट के पास कौन कौन फाइल कर सकता है? लैंडलॉर्ड भी कर सकता है और टेनेंट भी कर सकता है. लैंडलॉर्ड तो एविक्शन के लिए जाएगा, और टेनेंट कौन कौन से एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? अगर उसकी कोई ऑब्लिगेशन लैंडलॉर्ड की थी वो पूरी नहीं कर पा रहा तो उसके लिए इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए जा सकता है. अच्छा, इन दोनों का ना फॉर्मेट और तरीक़ेकार फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है इसमें भी डिफरेंस है. इफ़ एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सब सेक्शन 1, अच्छा, एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेंटेड प्रेमिसेस शैल बी फाइल्ड इन द रेंट ट्रिब्यूनल ऑफ द एरिया और द डिस्ट्रिक्ट. कि इस लॉ के तहत रेंटेड प्रेमिसेस के मुतालिक कोई भी एप्लीकेशन वहाँ फाइल होगी. इफ़ एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सब सेक्शन 1, द एडमिनिस्ट्रेटिव जज स्पेशल जज रेंट, अब इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज रेंट of the area or the district may take cognizance of the case or entrust the same to any other special judge rent. अब अगर लाहौर में आप ये फाइल करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज रेंट कौन होगा फिर? और स्पेशल जज रेंट वो सिविल जज होगा. और एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज फाइलिंग, आपने कभी रेंट केस की फाइलिंग की है? दायरगी ब्रांच से जाता है ना, तो फिर आगे मार्क कौन करता है? सीनियर सिविल जज. तो फिर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज रेंट कौन है? सीनियर सिविल जज है. वो या खुद भी रख सकता है. इसी तरह फैमिली केसेस में भी आपने देखा होगा. सर ये भी 2 घंटे पहले उनसे मिल के आए, सीनियर सिविल जज साहब ने इनको सारी दायरगी की ब्रांच दिखाई है और वहाँ पे दे यू आर ऑल टेकन अराउंड एज वेल. तो वो जिन जगहों पे गए हैं जो गुफ्तगू हो रही है और जिन साहब का जिक्र कर रहे हैं और जहाँ पे आपने करना था, दैट इज द प्रोसेस यू वांट टू फॉलो. आज ही देख कर आज अभी करके वीडियो वगैरह हमने सारी बनाई थी, अपलोड कर सुबह. ओके, तो उसके टाइटल में लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर रेंट विद. हाँ, वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज वो आप लिखेंगे. अच्छा, एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल, अब उसमें होगा क्या क्या? कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, प्रिसाइज आप लिखेंगे कि कब रेंट एग्रीमेंट हुआ, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन फाइल हो रही है, जो रिलीफ आप मांग रहे हैं, और साथ ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. कौन कौन सा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है? सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट, और उसके अलावा अगर वो बैंक स्टेटमेंट वाली क्लॉज की वायलेशन हुई हुई है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो कोई रसीदात अगर हैं उसकी भी हो सकते हैं. बाय कॉपीज ऑफ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट. जो भी उसके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे लगाएगा. ये हमने कि अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल होती है. अब आगे लैंडलॉर्ड की एविक्शन की एप्लीकेशन के मुतालिक स्पेसिफिकली फिर बता दिया गया है कि इफ़ द एप्लीकेशन इज़ फॉर एविक्शन ऑफ अ टेनेंट, लैंडलॉर्ड की तरफ से है, तो फिर सिर्फ एप्लीकेशन उसने नहीं बनानी, उसने कुछ और भी करना है. कि लैंडलॉर्ड शैल सबमिट हिज एफिडेविट, अपना भी एफिडेविट साथ लगाएगा, एंड एफिडेविट्स ऑफ नॉट मोर देन 2 विटनेसेस अलॉन्ग विद द एविक्शन एप्लीकेशन. तो टोटल कितने एफिडेविट्स हो गए? 3 हो गए. एक उसका और 2 उसके जो गवाहान होंगे उनके भी एफिडेविट्स लगाएगा. अच्छा, उन एफिडेविट्स में क्या लिखा होना चाहिए? या अगर किसी ने तैयार की हो तो क्या लिखा होगा? आप सिर्फ ये लिखे, एक शॉर्ट एफिडेविट होता है, वो शॉर्ट एफिडेविट बनाएंगे. वो जो आप जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं ना,
वो तो एप्लीकेशन का एफिडेविट होगा, ये उसके सपोर्टिंग एफिडेविट्स हैं और वो जितने भी कंटेंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं। अब जैसे अगर कोई गवाह आता है तो गवाह ने तो उसी चीज़ को सपोर्ट करना होता है, उसी को आगे बयान करता है जो उसका वर्जन होता है, तो वही चीज़ें इसके अंदर बयान की जाएंगी। कि इसमें ये 2 से ज़्यादा कि बिला वजह, इसका मतलब ये है कि 2 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। एक तो उसका अपना तो होना ही है, अपने के अलावा अच्छा ये देखिए ना जरा, वो इसलिए है बिकॉज रेंट का मामला इज अ समरी, उन्होंने ये किया वो 10-10 साल तक नहीं चलाना। उन्होंने कहा कि आप विटनेसेस 15 विटनेसेस लिख दें, देयर इज नो पॉइंट इन, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू डिले इट। और लीव का हमने जिक्र किया नहीं अभी लीव का अभी आ गया, बिकॉज यू विल सी द ये, और अच्छी चीज भी है, ये जज का काम है, उठा के बात फेंको अगर नहीं होता ये सारे का सारा, और जल्द से जल्द करो। सो विटनेसेस या जो तरीका आपको, मैंने बैंकिंग का कानून भी हमने दिखाया था जिसके अंदर लिखा हुआ था, वहां पे भी लीव की चीजें थी, सारी तमीलें इकट्ठी एक ही बारी के अंदर हो जाती हैं, बार इश्तेहार भी इकट्ठा हो जाता बिकॉज दे वांटेड क्विक। और यहाँ पे भी यही है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ विटनेसेस और उसके ऊपर यू विल जस्ट गो अहेड एंड एग्जीक्यूट। ये वही विटनेस है जो एग्रीमेंट में होंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं? वो भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं, ये तो डिफाइन नहीं किया गया। अच्छा अब स्टेच्यूट की बजाय ना थोड़ा सा इसको प्रिसाइज कर देते हैं इस तरीके से कि जब इवेक्शन पिटीशन फाइल हुई है तो टेनेंट जब उसमें पेश होगा, टेनेंट क्या फाइल करेगा, क्या रिटर्न रिप्लाई फाइल करेगा, लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल करेगा। तो लीव टू कॉन्टेस्ट का क्या फॉर्मेट होता है, लीव टू कॉन्टेस्ट का वही फॉर्मेट होता है जिसमें आप किसी प्लेंट की रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं और पैरा वाइज हर चीज़ का जवाब देते हैं, ये उसी फॉर्मेट में होगा, रिटर्न रिप्लाई के फॉर्मेट में। लीव टू कॉन्टेस्ट क्या होता है? लेकिन उसके ऊपर लीव टू कॉन्टेस्ट लिखा होता है। अब उसका मकसद क्या होता है, वो ये है कि जब आपने लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल किया है, लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल करने के बाद या तो आपकी टेनेंट के बिहाफ पर जो लीव टू कॉन्टेस्ट है या तो वो एक्सेप्ट होगी, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो और वो ये ग्राउंड फॉर एग्जांपल उसने लिया है कि देयर डिड नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और इस ग्राउंड के ऊपर लीव टू कॉन्टेस्ट एक्सेप्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि आप प्रोसीडिंग्स वो पूरी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद एविडेंस मंगवाई जाएगी, वो लैंडलॉर्ड भी अपनी एविडेंस लेकर आएगा और वो टेनेंट की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर वो उसकी एविडेंस टेनेंट की आएगी, दूसरी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन आएगा, इशू भी फ्रेम हुआ होगा इसी पॉइंट के ऊपर कि वेदर रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बिटवीन द पार्टीज एग्जिस्टेड और नॉट। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है कि उसकी लीव टू कॉन्टेस्ट खारिज हो जाए, उसने कोई भी प्ली ली है लेकिन उसकी वो प्ली कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, लीव टू कॉन्टेस्ट खारिज कर देती है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एविक्शन, फिर एविक्शन ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर एविक्शन ऑर्डर नहीं होगा, एविडेंस पे नहीं जाएगा मामला, एविडेंस पे नहीं जाएगा, इशू फ्रेम नहीं होगा। कोई दोस्त बता सकता है कि बैंकिंग की, तो मैंने कहा कि आपको ये तकरीबन मिलते जुलता ही प्रोसेस है, ये कौन से सीपीसी के ये कौन से प्रोसेस से मिलता जुलता है? ऑर्डर 37 ऑर्डर 37 वो मेरा को 37 ही कह रहा था लेकिन 39 निकल गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अगर जो मामला आते हैं जहाँ पे समरी ट्रायल का है, सो द मैकेनिज्म व्हिच इज अडॉप्टेड इज समरी, तेज करने वाला नॉर्म, यानी तेज ऐसे होता है कि एविडेंस वाली चीज स्टेज, अगर जरूरत पड़े तो तब आप वहां पे आगे जाते हैं, उससे पहले नहीं तो फारिग करके आपके खिलाफ हो जाता है। अच्छा अब एक आखिरी चीज़ करके बात डिस्कस इसको कंक्लूड करते हैं, लेकिन बहुत अहम चीज़ है लीव टू कॉन्टेस्ट, और इसके मुतल्लिक कोर्ट्स में अक्सर ब्लंडर्स हो रहे होते हैं। वो क्या है, आपको पता है कि लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल करने का टाइम कितना है? 10 डेज। कहाँ से 10 डेज? फर्स्ट जब पहली दफ़ा पेश हो गए हैं उसके बाद, फॉर एग्जांपल आप पेश हुए हैं 1 मार्च को, 1 मार्च को आप पेश हो गए और अगली डेट पड़ गई 15 मार्च, आपने 15 मार्च में जाकर लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल की, ठीक है? नहीं ठीक, अगली डेट थी, आपने तो मौका भी नहीं मांगा। 10 डेज तो आपको क्या करना चाहिए था? डेट 15 की है ना, तो आपने देखना है कि 10 दिन कब हो रहे हैं, 10 दिन से पहले पहले आप कोर्ट में जाएं, वहाँ सबमिट करें। वो आपको इस चीज़ का पता होगा कि हमरा मिसल का ऑर्डर लिखा जाता है, आप वो जब जज साहब के पास पेश करेंगे
वो हमरा मिसल वो उसका हिस्सा बन जाएगी और उस पर स्टैंप लग जाएगी कि ये 1 मार्च पिछली तारीख थी, ये पेश हुआ है और 8 मार्च को इसने लीव टू कंटेस्ट फाइल कर दी है। अगर ये उसके बाद फाइल होती है तो ये टाइम बार्ड है। कई दफ़ा मैंने कोर्ट में देखा है कि 15 दिन गुजर गए हैं, अब 15 मार्च को भी वकील साहब जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मुझे मजीद टाइम दे दो। वो मजीद टाइम ले भी लेते हैं तो वो टाइम बार्ड ही हो जाएगी। सर अगर इसको फिर लंबा करवाना है तो फिर हमें तामील ही अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज बैंकिंग के केस में ये लिखा हुआ है कि द डेट ऑफ फर्स्ट सर्विस, बैंकिंग का जो कानून है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा इससे फर्क है कि जिस दिन अखबार इश्तेहार हो गया उधर से आपके 30 दिन चलने शुरू हो गए। यहाँ पे अगर फर्स्ट अपीयरेंस लिखा हुआ है तो फिर अगर आप टेनेंट की तरफ से हैं तो फिर आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि आपकी तामील ना हो। और अगर आपने डिले वगैरह करवाना है तो ये थोड़ा सा बोर है बीच में। मेरा नाम असल में मैं ज़ीशान मलिक सीनियर हूँ, सो इसलिए मैं थोड़ा बार बार आपको इंटरप्ट करने जा रहा हूँ। सीखने का मौका मिलता है। आई होप आप माइंड नहीं कर रहे हो। सिविल कोर्ट पे अटेंडेंस लगती है, उसमें तो वो ना वो पूछते हैं, वो कोई कह दे मैं इस तरफ से वो बस मार्क कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कर ले और उसकी हाजिरी लग जाएगी, ये तो हाजिर आ गया नहीं, देखिए हाजिर ऐसे नहीं होता, वकालतनामे से हाजिर होते हैं। आप देखिए ऑर्डर, ये तो ऐसे कोई भी मुंशी जाकर अगर रीडर अपनी सीट से उठा हुआ है डिफेंडेंट की तरफ से या रेस्पोंडेंट की नीचे लगा दे, लाइन लगा दे, लेकिन इससे अटेंडेंस नहीं होती। आप जब तक वकालतनामा नहीं देंगे मीम ऑफ अपीयरेंस नहीं देंगे। अगर वकालतनामा नहीं है तो मीम ऑफ अपीयरेंस दिया जाता है एक पेशी के लिए जो होता है। वो मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस आप एक कागज़ पर लिख देते हैं कि जी मेरे क्लाइंट के साथ मेरी अभी टर्म्स एंड कंडीशंस या वकालतनामा अभी तक साइन नहीं हुआ, तो आज उसके बिहाफ पर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए। उस पर साइन नहीं होगी, उस पर सिर्फ वकील के साइन होते हैं, क्लाइंट के साइन। ऑर्डर होगा उसको आप रिवर्स करवाने की कोशिश करो ना। 12/2 और वो 12 तो लगेगी ना, 12/2 आप जमा करवाएंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था, किसी और को उन्होंने खड़ा करके मेरी कटअप करवाई और मेरे खिलाफ एक तरफा इस तरीके से करवा दिए। सो दैट और लीव की भी एप्लीकेशन नहीं दी तो ही डिड नॉट रिप्रेजेंट हिम। कोर्ट प्रॉब्ली अलाउ कर देगी लेकिन साथ आपको कहेगी हुन जमा करा दो तो इधरों आगे चल रहे। सो आप आ जाते हैं सिस्टम के अंदर। सो दैट इज हाउ इट समटाइम्स वर्क्स। जी मेमो ऑफ अपीयरेंस अगर जनरली पूछ रहा हूँ, अगर एक्स पार्टी आपके खिलाफ हुआ हो, आप क्लाइंट को बताएं हो कि हाँ आप मेरे वकील हो कि आ नहीं सकता, तो नहीं वो तब मेमो ऑफ अपीयरेंस नहीं होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी, तब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे साथ। एप्लीकेशन तो फाइल होगी लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी उस नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, मेमो ऑफ अपीयरेंस के साथ नहीं। और इसमें फिर एक अपील का है कि जब ऑर्डर हो जाता है इसमें जजमेंट, एविक्शन ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर, तो विद इन 30 डेज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। सेकंड अपील इसमें कोई नहीं है, या रिवीजन उसके बाद फाइल ही हो सकती है जिस तरह सिविल केसेस में है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील का फैसला किया है तो उसके खिलाफ क्या फाइल हो सकती है? कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, रेट पटिशन फाइल होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ कंक्लूड करें लिमिटेड ग्राउंड्स पे। तो जिस तरह आपने कहा कि 10 डेज के अंदर वो आपने सबमिट करवाना, भले वो हियरिंग आपकी यहाँ केस ना लगा हो। हाँ। ये बाकी जो एप्लीकेशन लेट्स सपोज कोई और है वो सबमिट करवानी हो तो भले हियरिंग ना हो उससे आप फिर भी करवा सकते हैं, लेकिन वो ये कि उसकी हियरिंग तो तब ही होगी जिस दिन डेट होगी। जैसा कोई लगे वो आप अक्सर ऐसे होता है कि रीडर के पास जाते हैं, वो आप वहाँ पेश करते हैं, वो हमरा मिसल का ऑर्डर लिखते हैं, ऊपर फाइल मंगवा लेते हैं ना उस वहाँ से, उस फाइल हमरा मिसल का लिखकर ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर डेट डाल दी, स्टैंप लगा दी और अहमद फिर उसको फाइल का हिस्सा बनाकर उस डेट पर फिर पेश करेगा, अगली डेट पर। तमाम दोस्तों को आखिर के अंदर मैं जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि जुमे का वक्त हुआ चाहता है और 2:30 बजे, 2 बजे नहीं 2:15 बजे हमारा लेक्चर दोबारा शुरू होगा। सोहेल शफीक साहब फैमिली लॉज के ऊपर आके हमें लेक्चर देंगे, तो प्लीज कम बैक बाय देन। आपने हमेशा की तरह ज़ीशान भाई के साथ बैठ के आई लर्न अ लॉट एज वेल। वंस अगेन आई हैव इनिशियली भी आपको ये कहा और अभी भी मैं आपके सामने दोहराऊंगा कि हिज एबिलिटी और जो सारे का सारा अबूर है, यू कैन टेल फ्रॉम हिज गुफ्तगू के प्रैक्टिसिंग हेविली प्रैक्टिसिंग वकील हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर फैक्ट्स और प्रोसेसेस के ऊपर अबूर है। आप भी इसी तरीके से थोड़ा सा मेहनत करके यू कैन बिकम ईजिली प्रोफिशिएंट एज वेल। तो आप तमाम दोस्तों के लिए आखिर में हमारा यही है जो हम हमेशा कहते हैं, बी लाइक ज़ीशान मलिक, समवन यू कैन एस्पायर टुवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। इस साइड पे आ जाइए।
एप्लीकेशन भी आइए, अपनी लाइट्स पीछे से ऑन करवाइए और हमारी सेल्फी हो जाए जो